Welcome to my YouTube channel, The Storyteller's Realm. Disclaimer. All stories, characters, and events depicted in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real-life events or locales is purely coincidental. May contain some 18+ content. This content is created for entertainment purposes only. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for notifications of new videos. वो दोनों नाश्ता करते हैं। इतनी देर सोना की नजरें बस प्लेट में थी और उसके बाद भी वो फ्लो को ही घूर रही थी, जो कहीं ना कहीं रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इस बात का फ्रस्ट्रेशन भी वो सोना पर ही गुस्सा करके निकालने वाला था। रुद्र ने सोना के हाथ को पकड़ा और उसे घसीटकर बाहर ले जाने लगा। तो सोना ने झटपटाते हुए कहा, मैं चल रही हूँ ना, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे दर्द हो रहा है। इतना बोलने के साथ ही सोना की आंखें हल्की नम हो गई। रुद्र ने सोना को कार में बैठाया और अपनी मंजिल की तरफ कार बढ़ा दी। सोना कार में सुबकते हुए अपने आंसू पोंछ लेती है और फिर रुद्र से नजरें ना मिले इसलिए कार की खिड़की से बाहर देखने लगती है। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, जो सोना के बेचैन दिल को थोड़ा सुकून दे रहा था। थोड़ी देर बाद रुद्र की कार एक बंगलों के सामने रुकती है। सोना अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए इधर उधर देखती है। रुद्र उसकी साइड का डोर ओपन करते हुए बोलता है, मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या? तुमने अपने आप से कार का डोर ओपन करके नीचे नहीं उतर सकती तुम? सोना जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर जाती है। रुद्र कार का दरवाजा बंद करने के लिए अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाता है तो सोना डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा लेती है और घबरा कर बोलती है, सॉरी प्लीज डोंट डू दैट, इट इज हर्टिंग। रुद्र के माथे पर बल पड़ गए। उसे समझ नहीं आया यही शब्द सोना ने सुबह भी उससे कहे थे और अब भी, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं अभी तक। रुद्र ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या ना करो, क्या हर्ट कर रहा है तुम्हें? सोना ने पलके फड़फड़ाते हुए आंखों से थोड़ा नीचे अपने दोनों हाथ कर लिए, जिससे अब उसकी आंखें दिख रही थी और बाकी का फेस उसने अब भी हाथों से कवर कर रखा था। उसकी आंखें डर के कारण आंसुओं से भरी हुई थी। सोना ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, यो स्लैप इट्स। इतना बोलने के साथ ही सोना बहुत तेज रोने लगी, जिससे उसकी सांसें भी फूलने लगी। वो गाड़ी से एकदम सटकर खड़ी हो गई और अपनी बात पूरी करते हुए आगे बोली, इट इज हर्टिंग वेरी मच स्वीटू, डोंट प्लीज। रुद्र ने गाड़ी का डोर बंद कर दिया और फिर सोना को देखने लगा, जो उसके देखने भर से सिहर रही थी। रुद्र ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, बस एक शर्त पर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी। नो मोर लाइज। सोना ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं बताऊंगी आपको। रुद्र को अब तक समझ आ चुका था उसका एक थप्पड़ सोना के लिए ट्रॉमा बन गया है, जिससे उसके हर मूव से उसे इतना डर लग रहा है। रुद्र ने इस बार बहुत सॉफ्टली सोना का हाथ पकड़ा और आगे चल दिया। रुद्र को सामने तक्षक मिल गया। तक्षक ने कहा, सर वो उधर है उस रूम में। रुद्र ने कहा, तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो, मैं बस अभी आता हूँ। सोना अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए पूरे बंगलों को देख रही थी, क्योंकि वो बाहर से बेहद खूबसूरत था और वहाँ चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। अंदर भी जगह जगह बॉडीगार्ड्स हाथ में गन लिए खड़े थे, जिससे सोना को घबराहट हो रही थी और इसी घबराहट के चलते उसने रुद्र का हाथ काफी टाइटली पकड़ लिया था। रुद्र को भी समझ आ रहा था सोना लो डर लग रहा है इन सब से। रुद्र सोना को सीढ़ियों से होते हुए एक रूम में लेकर गया। रुद्र ने सोना को सोफे पर बैठाया और उसके सामने वाली टेबल पर बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सो मिस मासूमियत, लेट स्टार्ट योर इंटरव्यू। बताओ क्योंकि है शादी मुझसे, वो भी इतना बड़ा झूठ बोलकर। सोना सक पकाते हुए इधर उधर देखा तो रुद्र ने आवाज तेज करते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, आंसर मी डैम इट। रुद्र की इतनी तेज आवाज सुनकर सोना फिर डर गई और डरते हुए बोली,
प्लीज मैं जो बोलूंगी एक बार सुन लीजिएगा, बिकॉज वो बिलीव करने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। बट मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगी जो बोलूंगी। रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ तो उसी का वेट कर रहा हूँ मैं, तुम कब अपना ये मुंह खोलो। सोना ने अपने आंसू पोंछे और फिर पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, आई एम सुहानी परमार। ये कुछ शब्द काफी थे रुद्र को हैरान परेशान करने के लिए और शायद गुस्सा दिलाने के लिए भी। रुद्र ने सोना की छीन को टाइट पकड़ते हुए उसका फेस ऊपर किया और उसकी डरी हुई आंखों में देखते हुए बोला, मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा है जो तुम्हारा इतना बड़ा झूठ सच मान लूंगा मैं। 33। रुद्र ने सोना की छीन को टाइट पकड़ते हुए उसका फेस ऊपर किया और उसकी डरी हुई आंखों में देखते हुए बोला, मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा है जो तुम्हारा इतना बड़ा झूठ सच मान लूंगा मैं। जिससे सोना की आंखें डर के मारे बंद हो गई। उसने कांपती जुबान से कहा, स्वीटू मैं सच बोल रही हूँ। उस दिन मॉल में जब मैं और निया शॉपिंग करने गए थे, किसी ने मेरा किडनैप किया और मेरी जगह उस डुप्लीकेट को शॉपिंग मॉल में भेज दिया। उसने रुकते हुए एक गहरी सांस भरी और फिर से बोलना शुरू किया। उसके बाद का मुझे नहीं पता क्या हुआ और क्या नहीं। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ। इतना बोलकर सोना बुरी तरह रोने लगी। रुद्र अब खुद कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उस दिन निया ने कॉल किया था कि सोना नहीं मिल रही, लेकिन जब तक रुद्र पहुंचा निया और सोना दोनों उसके सामने ही थी। रुद्र ने झटके से सोना का चेहरा छोड़ा और फिर लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए बोला, क्या प्रूफ है कि तुम सुहानी परमार हो? सोना ने जल्दी से आंसू पोंछ कर कहा, डीएनए टेस्ट, मेरा और पापा का डीएनए टेस्ट करवा लो और उस डुप्लीकेट सुहानी परमार का भी। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे जानना है कि मेरी सर्जरी किसने करवाई है और ये चेहरा किसका है। मुझे क्यों दिया गया है और कोई क्यों नहीं चाहता था कि आपकी और मेरी शादी हो जाए। रुद्र कंफ्यूज होकर सोना को देखने लगा। सोना ने आगे कहा, एक और प्रूफ भी है, वो हॉस्पिटल का डॉक्टर। उसने मुझे बताया कि जो डुप्लीकेट सुहानी है उसका नाम रिमी सहगल है और उसका छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, जिससे मिलने वो कल हॉस्पिटल गई थी। इसीलिए मैं महर के साथ उसका पीछा कर रही थी। रुद्र के दिमाग में तुरंत सवाल आया और उसने सोना से कहा, ये महर कौन है फिर? क्योंकि सुहानी परमार किसी महर को नहीं जानती थी। सोना ने सुबकते हुए कहा, जब मैं होश में आई तब वही थी मेरे सामने, वो एक डॉक्टर है, उसके क्लिनिक में ही मैं 1 हफ्ते तक बेहोश थी। उसने बोला वो मेरी हेल्प करेगी। रुद्र के दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी। उसका दिल सोना की मासूमियत और रोना देखकर चीख कर कह रहा था वो बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन दिमाग ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सोना ने डरते हुए कहा, प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत करिए, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया है। इतना बोलकर सोना ने गर्दन झुका दी और फिर से रोने लगी। तो रुद्र उसके करीब आया और उसे कंधों से पकड़कर बोला, ओके फाइन, रोना बंद करो अब। कल ही पता चल जाएगा तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। इतना बोलकर रुद्र ने साइड में से जग में से पानी एक गिलास में डालकर सोना के आगे कर दिया। सोना ने थोड़ा डरते हुए वो गिलास अपने हाथों में थाम लिया और पानी पी लिया। रुद्र ने विशाल को कॉल किया। कल से विशाल ने शराब पी कर खुद की हालत हद से ज्यादा खराब कर ली थी, क्योंकि उसके बाद से रुद्र ने उसे कॉल नहीं किया था तो विशाल को लगा उसे जॉब से रिजाइन देने ही आखिरी बार रुद्र से मिलना है। इसलिए उसने कंफ्यूज होते हुए रुद्र का कॉल पिकअप कर लिया। रुद्र ने विशाल से कहा, अगले 15 मिनट में फार्म हाउस आ जाओ और यहाँ से सोना को मेरे प्राइवेट विला ड्रॉप कर देना। आज इतना लेट ऑफिस ज्वाइन किया है, उसकी सैलरी तो तुम्हारी कटेगी ही तुम्हारी, लेकिन अब 15 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा लगाया तो पूरे मंथ की सैलरी काट लूंगा, गॉट इट? विशाल ने जल्दी से कहा। ये सर समझ गया। फोन कटते ही विशाल हड़बड़ाहट में जल्दी रेडी होने लगा और फिर फार्म हाउस के लिए निकल गया।
वहीं तक्षक भी पाखी, विक्की और महर को जिस बेसमेंट में बंद किया था वहीं उन्हें सामने किसी रोबोट की तरह हाथ बांधे खड़ा था और उसके साथ कुछ और बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे। महर उसे ही घूरे जा रही थी। महर अपने मन ही मन तक्षक को कोस रही थी। कमीना कहीं का, मेरी फर्स्ट किस ले ली हूँ खड़ूस। लेकिन तक्षक को किसी के घूरने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने बॉस यानी रुद्र राजशेखर के ऑर्डर को फॉलो करता है। बाकी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं है। कोई उसके बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। थोड़ी देर बाद विशाल लगभग भागते हुए फार्म हाउस में एंटर करता है और सीधा रुद्र के रूम में जाता है, क्योंकि विशाल को रुद्र की हर छोटी बड़ी चीजों के बारे में पता है। लेकिन विशाल कभी भी रुद्र के एंड हैंड बिजनेस के बारे में उससे बात नहीं करता। वो सब कुछ तक्षक ही संभालता है और बाकी का काम विशाल संभालता है। विशाल डोर नॉक करता है तो रुद्र डोर ओपन करके बोलता है, पूरे 10 मिनट लेट हो आप जनाब। विशाल ने गर्दन झुकाकर इधर उधर नजरें दौड़ा कर कहा, सॉरी सर, लेकिन मैं अपार्टमेंट में था। वहां से ये जगह काफी दूर है। मैं फुल स्पीड से ही गाड़ी लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी लेट हो गया। रुद्र ने कहा, हम इसे घर ड्रॉप कर दो। सोना अभी भी सिसक रही थी, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था रुद्र ने उसकी कितनी बातों को सच माना है, कुछ सच माना है भी या नहीं। वहीं रुद्र भी इसी कसमकस में था। पहले वो पता किस बात का लगाए। रुद्र कुछ सोचते हुए अपने कदम बेसमेंट से बाहर की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र का ऑर्डर मिलते ही विशाल ने पूरी रिस्पेक्ट के साथ सोना को उसके साथ चलने के लिए कहा और वो दोनों बाहर जाकर कार में बैठ गए। विशाल ने सोना को रुद्र के प्राइवेट विला पर छोड़ दिया और अपने काम के लिए ऑफिस चला गया। वहीं घर पर मिया बहुत परेशान थी, क्योंकि अभी तक रुद्र ने विशाल के बारे में उसे ये नहीं बताया कि उसके पेरेंट्स से कब बात करेगा। सोना अपने रूम की बालकनी में बैठी थी और बाहर की चल रही हवा को महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में अलग ही तूफान चल रहा था जो सोना को बेचैन कर रहा था। उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। आखिर क्या हो गया है उसकी लाइफ में। ना आगे जाने के रास्ता है, ना पीछे हटने का। 34 रुद्र रूम से निकलकर सीधा बेसमेंट में जाता है, जहां महर, पाखी और विक्की को बांध के रखा गया था। रुद्र बड़े रोब के साथ उन तीनों के सामने लगी चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। पाखी, विक्की और महर तीनों ही कंफ्यूज होकर उन्हें देख रहे थे। रुद्र ने सबसे पहले महर से पूछा, तुमने इन दोनों को किडनैप क्यों किया था? तो महर ने सपाट लहजे में आंसर दिया, आपकी धर्म पत्नी ने कहा वो मुसीबत में है, इसलिए मैं उसकी मदद करूं। और उसने सबसे पहले यही कहा कि मैं इन्हें किडनैप कर लूं। और आप मुझे बेवजह यहाँ बांध के रख रहे हैं मिस्टर रुद्र राजशेखर। रुद्र ने हंसते हुए कहा, रुद्र राजशेखर कोई भी काम बेवजह नहीं करता मिस महर। रुद्र के ऐसा बोलने पर महर चीर गई और मुंह बनाते हुए रुद्र से नजरें फेर ली। रुद्र ने पाखी और विक्की की तरफ देखकर कहा, तो जनाब आप बताएं, मेरी बीवी से क्या शिकायत है आप दोनों को? विक्की की हालत बहुत खराब थी और पाखी की भी, क्योंकि रुद्र ने तक्षक से कहा था उनकी अच्छे से खातिरदारी करे। वहीं महर को भी थोड़ा टॉर्चर किया गया था, लेकिन उसने तक्षक से बहस कर करके ही आधा दिमाग खराब कर दिया था कि पहले वो रुद्र से बात करेगी, उसके बाद उसे टॉर्चर कर लेना। विक्की ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपकी वाइफ से। पाखी आपको पसंद करती है तो यही उसे रास्ते से हटाना चाहती हैं, जिसका इसने प्लान भी बनाया था, लेकिन उससे पहले ही इस चार लड़की ने हम दोनों को अगवा कर लिया। पाखी सोना को रास्ते से हटाना चाहती थी। ये सुनते ही रुद्र की आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। रुद्र पल में तूफान और पल में शीतल हवा बनने वाला स्कश है, इसलिए उसका बिहेवियर किसी को समझ भी नहीं आता। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मिसेज सोना रुद्र राजशेखर को रास्ते से हटाने की बात कर रहे हो? इतनी औकात है तुम दोनों की? रुद्र ने इतना बोलकर तक्षक को कुछ इशारा किया तो तक्षक ने झुककर हाँ में जवाब दिया और फिर पाखी को बेदर्दी से बालों से पकड़कर खड़ा किया और पीछे लगी एक रोड से बांध दिया।
सेम ही विक्की के साथ किया। उन दोनों के हाथ अब बंध चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया रुद्र उन्हें कौन सी सजा देने वाला है, तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कंफ्यूजन में रुद्र को तो कभी तक्षक को देख रहे थे। तभी अचानक रोड में इलेक्ट्रिक शॉक लगा और विक्की और पाखी की चीख निकल गई। वही ये सब देखकर महर बहुत ज्यादा सहम गई। रुद्र की आंखें अभी तक अंगारे की तरह लाल थी गुस्से में। तक्षक ने एक के बाद कई शोक दिए पाखी और विक्की को, और आखिर में वो चार दोनों बेजान होकर बेहोश हो गए। रुद्र ने कसकर अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद को शांत चार किया। अब जब रुद्र की आंख खुली तो उसकी आंखें फिर से बेहद शांत हो गई थी। रुद्र ने ठंडी नजरों से महर को देखकर कहा, तुमने मेरी बीवी की हेल्प की है, इसलिए मेरा असली रूप तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी तुम समझदार हो, अगर मुझसे झूठ चार बोलने की कोशिश भी करो तो पहले आज का ये मंजर याद कर लेना, क्योंकि इन दोनों की जगह तुम भी हो सकती हो। इतना बोलकर रुद्र वहां से उठा और बाहर 3 जाने लगा। फिर मुड़कर तक्षक को देखकर बोला, इन दोनों को यही रहने दो और मिस महर को ले जाओ यहाँ से, अभी इनसे बहुत सारे राज उगलवाने हैं। तो तक्षक ने हाँ मैं गर्दन हिलाकर यस बॉस कहा और रुद्र तेज कदमों से उस बंगलों से निकल गया। रास्ते में रुद्र ने विशाल को कॉल किया और उसे रिमी सहगल नाम की लड़की की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा। रुद्र अपने प्राइवेट विला पहुंचा और इधर उधर नजरें दौड़ाकर सोना को ढूंढा, लेकिन उसे सोना कहीं नहीं दिखी। तो रुद्र सीधा अपने रूम में चला गया। रूम में भी सोना नहीं थी तो रुद्र फ्रेश होकर आ गया। रुद्र ने किचन में जाकर देखा तो लंच के लिए कुछ भी नहीं बना हुआ था। रुद्र ने खुद से बातें करते हुए कहा, कब तक इस महारानी को मैं ऐसे खाना बनाकर खिलाऊंगा, मुझे कोई केयर टेकर हायर करनी पड़ेगी। इतना बोलकर रुद्र अपने लिए और सोना के लिए खाना बनाने लगा। रुद्र ने खाना डाइनिंग टेबल पर अरेंज किया और सोना को ढूंढने के लिए बैकयार्ड गया, उसके बाद गार्डन, स्विमिंग पूल एरिया। बट रुद्र को सोना कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब रुद्र को सोना पर गुस्सा आने लगा। रुद्र ने जाड़ भींचते हुए कहा, अगर आज ये लड़की मुझे से इतने सारे झूठ बोलकर खुद फरार चार हो गई है तो अब ये मेरा रौद्र रूप देखेगी। रुद्र राजशेखर को धोखे और झूठ से सख्त नफरत है। मिस मासूमियत, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी गलती होगी। इतना बोलकर रुद्र फिर से सोना को इधर उधर ढूंढने लगा। सुहानी का घर। जया जी और अजीत जी रिमी के बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि सुहानी को कितनी भी बड़ी से बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन वो अजीत जी से और जया जी से इतना दूर दूर बिल्कुल नहीं रह सकती थी। इतने दिन अजीत जी को सुहानी का ये बिहेवियर रुद्र से शादी ना करने का गिल्ट लग रहा था, पर बढ़ते हर पल के साथ उन्हें भी जया जी की तरह बहुत अजीब लग रहा था सब कुछ। वहीं इन सब से जया जी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। रिमी को ये सब बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था जया जी की तबीयत उसकी वजह से खराब हो रही है। रिमी ने परिवार नहीं देखा था, इसलिए अब जया जी के इतने प्यार ने पहली बार फैमिली की फीलिंग रिमी के एंड जगाई थी। रिमी को कोई अंदाजा नहीं था सुहानी अपनी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करती थी, जिस वजह से सारी सिचुएशन खराब हो गई थी। एक कमरे में एक लड़की बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी थी और उसी कमरे में एक लगभग 40-50 की उम्र का आदमी सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उस आदमी की नजरें लगातार उस लड़की के मासूम चेहरे पर बनी थी। वही वो लड़की अब धीरे धीरे अपनी पलकें फड़फड़ाने लगती है। ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर मक्कारी वाली घटिया स्माइल आ जाती है। सोना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही उसके सामने कोई अनजानी जगह की सीलिंग आती है, उसे वो पल याद आता है जब वो रुद्र के प्राइवेट विला पर थी। फ्लैशबैक। सोना रुद्र के बिहेवियर से काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इसलिए इस बेचैनी को कम करने के लिए सोना आंखें बंद करके बालकनी में झूले पर बैठी थी। तभी सोना को अपने आसपास थोड़ी हलचल महसूस होती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखती है, 2 हटे कट्टे आदमी उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। उनमें से एक को सोना ने बाहर गेट पर पहरेदारी करते हुए देखा था और दूसरा शख्स कोई अनजान था।
सोना अपना मुंह खोलकर उन्हें के कुछ पूछने वाली ही थी कि उनमें से एक आदमी ने सोना के मुंह पर कोई स्प्रे छिड़क दिया, जिसके अगले ही पल सोना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये देखकर वो दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ कोई इशारा करते हैं, जिससे एक आदमी सोना को कंधे पर उठा लेता है और वो दोनों प्राइवेट विला के किसी खुफिया रास्ते से बाहर जाते हैं। क्योंकि वो बॉडीगार्ड रुद्र का पर्सनल बॉडीगार्ड था, इसलिए उसे विला के एक एक हिस्से के बारे में अच्छे से पता था। फ्लैशबैक एंड सोना घबराहट से इधर उधर नजरें दौड़ा कर देखती है तो उसके सर में तेज दर्द की लहर दौड़ जाती है। वो आदमी सोफे से उठकर सोना के पास आने लगता है। सोना जल्दी से खुद को संभालकर बेड पर बैठ जाती है और खिसकते हुए बेड के एक कोने की तरफ जाने लगती है। वो आदमी शैतानी स्माइल करते हुए सोना के करीब जा रहा था और उसने जब सोना को एकदम पीछे होते हुए देखा तो उसने सोना का पैर पकड़कर खींच लिया, जिससे अब सोना उसके पहाड़ जैसे शरीर के एकदम नीचे हो गई। सोना ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? को आदमी मुस्कुराते हुए बोला, इंस्पेक्टर वैदेही राठौड़। इतनी जल्दी भूल गई मुझे, ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी तुमसे। सोना ने घबराते हुए कहा, कौन वैदेही? मैं किसी इंस्पेक्टर वैदेही राठौड़ को नहीं जानती, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन उस आदमी पर सोना को बातों का और गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने झटके से सोना का दुपट्टा गले से अलग करते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे उन आदमियों को सजा देने का जो तुझ जैसी कमसिन कलियों को तोड़ देता है। हाँ, अभी सारी समाज कल्याण की खिलियां उड़ने लगेंगी, वो भी तुझ जैसी कानून की देवी के आगे। बस देखती जा। सोना को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे बस यही समझ आ रहा था कैसे भी करके इस राक्षस से अपनी इज्जत बचानी है उसे। सोना ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया और ना मैं वो हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। उस आदमी ने सोना का गला दबाते हुए कहा, तूने कुछ नहीं किया। तूने मेरे भाई को जान से मार डाला और अब मेरे सामने, हाँ राका के सामने झूठ बोलेगी कि तू उसे जानती नहीं है। ना, इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्टर होकर झूठ बोल रही हो, बिल्कुल शोभा नहीं देता तुम पर ये। इतना बोलकर राका सोना का गला छोड़कर उसके शूट की बाजू को बड़ी बेदर्दी से फाड़ देता है, जिससे सोना का गोरा कंधा दिखने लगता है। सोना की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। राका ने सोना के सूट की दूसरी बाजू भी फाड़ दी। सोना लगातार उससे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। सोना अपने हाथ इधर उधर पीटने लगती है तो उसके हाथ में एक लैंप आता है। सोना पूरी हिम्मत करके वो लैंप राका के सर पर मार देती है। राका एक चीख के साथ सोना से थोड़ा दूर हो जाता है। मौका पाकर सोना जल्दी से बेड पर से उतर जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। राका दांत पीसते हुए सोना की बाजू पकड़कर अपने सामने करता है। कमीनी, तू मुझे मारेगी? इतनी हिम्मत? राका एक थप्पड़ सोना के गाल पर मार देता है। सोना के मुलायम गाल पर राका की 5 उंगलियों के निशान बन जाते हैं और सोना जमीन पर गिर जाती है। उसके होठ के कोनों से खून बहने लगता है। राका उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए जाड़ भींच कर बोलता है, बहुत शौक है ना तुझे राका पर हाथ उठाने का, अभी सारी की सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना बोलकर वो सोना को उठाकर फिर से बेड पर पटक देता है। राका शैतानी हंसी हंसते हुए सोना की तरफ बढ़ जाता है। अब कौन बचाएगा तुझे राका की कैद से? हम। इतना बोलकर राका एकदम से सोना के होठों पर झुकने लगता है। सोना जो लगभग आधी बेहोश हो चुकी थी, जैसे ही उसे एहसास होता है राका उसके करीब आ रहा है, पूरी हिम्मत जुटाकर राका को पीछे धकेलने लगती है। राका सोना के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर बैग में प्रेस कर देता है। तभी एक जोरदार आवाज से दरवाजा टूट जाता है और आग बबूला हुआ रुद्र रूम में एंटर करता है और उसके साथ तक्षक और कुछ बॉडीगार्ड भी। राका झलाते हुए बोलता है, कौन है बे, जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? रुद्र जब सोना की ऐसी हालत देखता है तो एक पल के लिए उसकी आंखें झुक जाती हैं। फिर रुद्र की नजरें राका पर जाती है और अगले ही पल रुद्र की आंखें अंगारे की तरह दहक उठती हैं।
रुद्र एक लात राका के सीने पर मारता है और राका बेड से दूर जाकर गिरता है। रुद्र आगे बढ़कर सोना को बैठाता है और उसे अपना कोट उतार कर पहना देता है। राका गुस्से से पागल होते हुए बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राका के अड्डे पर आकर राका पर हाथ उठाया। रुद्र वापस राका की तरफ मुड़ा और एक और लात उसके सीने पर मारते हुए बोला, हाथ नहीं पैर कमीने। राका गुस्से से पागल होते हुए बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राका के अड्डे पर आकर राका पर हाथ उठाया। रुद्र वापस राका की तरफ मुड़ा और एक और लात उसके सीने पर मारते हुए बोला, हाथ नहीं पैर कमीने। राका जो मुश्किल से उठा था वो वापस जमीन पर जा गिरा और रुद्र पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा। रुद्र को बार बार सोना का डरा हुआ चेहरा दिख रहा था और राका का उसके होठों की तरफ झुकना। रुद्र ने राका को मार मार कर अधमरा कर दिया था। राका के मुंह से खून निकल रहा था, आंख भी सूज चुकी थी। वो अब रुद्र पर चिल्लाने की बजाय दर्द से चिल्ला रहा था और रुद्र को अपनी जान बख्श देने के लिए बोल रहा था, लेकिन रुद्र के सरा पर तो डे से खून सवार हो गया था। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बीवी को छुएगा? रुद्र बस इसी तरह रट लगाए उसे मार रहा था। आखिर में राका ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। शायद वो मर चुका था, लेकिन रुद्र उसे अब भी पूरे जोश के साथ मार रहा था। आखिर में तक्षक ने हिम्मत करके कहा, सर छोड़ दीजिए, अब वो मर चुका है। रुद्र के बाल पूरी तरह बिखर कर माथे पर फैल गए थे, पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा था। रुद्र, इसकी एक एक हड्डियां तोड़नी है मुझे। इसने उसे छूने की गंदी सोच भी अपने दिमाग में कैसे लाई? रुद्र एक और मुक्का मारता उससे पहले उसे अपने कंधे पर किसी का कांपता हाथ महसूस हुआ। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो सोना मासूम आंखों से उसे ही देख रही थी। वो ऑलरेडी इतनी डर गई थी और अब तो राका की चीखें और खून से देखकर तो उसका बुरा हाल हो चुका था। रुद्र ने राका के शर्ट को छोड़ा और सोना को गोद में उठा लिया। रुद्र की सफेद शर्ट और मुंह पर खून के छींटे लगे थे, जिससे वो और ज्यादा खूंखार लग रहा था। आंखें अब भी गुस्से में लाल थी। रुद्र ने सोना को कार की फ्रंट सीट पर बैठाया और कार घर की तरफ बढ़ा दी। सोना अब भी हल्के हल्के सिसक रही थी। रुद्र ने एक इंजर उसे देखा। गाल पर राका की उंगलियों के निशान छपे थे और रोने के कारण आंख ननाक, लगभग पूरा मुंह लाल हो गया था। वो रुद्र की जैकेट से अभी भी खुद की फटी बाजुओं को कवर करने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने एक ब्रेक के साथ कार को अपने मेंशन के सामने रोका और फिर कार से उतरकर दूसरी तरफ आकर गेट खोला और सोना को गोद में उठा लिया। रुद्र को अब बहुत गिल्ट हो रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर सोना ही सुहानी है तो फिर वो बहुत इनोसेंट है। वो कैसे अपने मम्मा पापा से बात किए बिना रह रही है और शैतान बच्ची की जगह अपनी किस्मत की गुत्थी सुझाने के लिए मैच्योर बन रही है। रुद्र ने अब तक रिमी के बारे में पता लगा लिया था, इसलिए उसे यकीन था वो सुहानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रुद्र ने उसका और अजीत जी का डीएनए टेस्ट करवा लिया था। रुद्र रूम में जाकर सोना को बेड पर बैठाता है और खुद बाथरूम में जाकर पहले फ्रेश होता है और फिर बाथरॉब पहनकर पानी का टेम्परेचर सेट करता है और रूम में आकर सोना को फिर से चार गोद में उठा लेता है। सोना हिचकिचा कर पूछती है कि क्या आपको यकीन हुआ मैं ही आपकी सोना हूँ? रुद्र, शुश। सोना चुप हो जाती है। रुद्र सोना को नीचे उतारकर खड़ा करता है और उसकी बॉडी से अपनी जैकेट रिमूव करता है। सोना को बहुत अजीब फील हो रहा था, तो उसने कहा, प्लीज आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। लेकिन रुद्र ने उसे आंखें दिखाई और चुपचाप उसके कपड़े रिमूव करने लगा। सोना को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन साथ में रुद्र से डर भी लग रहा था, तो उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने टब में गर्म पानी भर रखा था। सोना को टब में जाते ही रिलैक्स फील हो रहा था। उसकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी। उसे नहलाने के बाद रुद्र ने उसकी छीन पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करके कहा, मेरी सोना इतनी शर्मीली तो नहीं, उसके सामने तो शर्म को भी शर्म आने लग जाए।
सोना ने कुछ नहीं कहा। रुद्र उसे बाथ रॉब पहनाकर रूम में लेकर आया। फिर पहले अपने कपड़े पहने। रुद्र सोना को बिल्कुल बेबी की तरह पैम्पर कर रहा था। उसने सोना को कॉटन की नी लेंथ कंफर्टेबल फ्रॉक पहनाई और फिर थोड़ी सी क्रीम लेकर उसके गाल पर लगाई जहाँ राका के हाथ की उंगलियां छपी थी। रुद्र का चार बस चलता तो वो अब भी राका को बेइंतहा दर्द देता, लेकिन अब ये उसके बस में नहीं था। रुद्र ने खुद को शांत किया और सोना का चेहरा हाथों में भर कर पूछा, तो क्या खाना है आपको डिनर में बीवी जी? सोना ने नजरें उठाकर रुद्र को देखकर कहा, स्वीटू अब आप गुस्सा नहीं हो मुझसे? तो रुद्र के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन सोना की आंखों में आंसू थे। कितने दिन हो गए थे उसे बर्दाश्त करते हुए, कोई उसकी फीलिंग समझने वाला नहीं था। वो किसी से अपने दिल का दर्द नहीं बता पा रही थी। और अब रुद्र की सॉफ्ट साइड देखकर और उसके मुंह से अपने लिए मेरी सोना सुनकर उसका दिल भर आया था। वो फुट फुट कर अपना दर्द बताना चाहती थी। रुद्र ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। सोना फुट फुट कर रोने लगी। पता नहीं स्वीटू ये सब कैसे और क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया स्वीटू, सच्ची कुछ नहीं किया। रुद्र उसके बाल प्यार से सहला रहा था। रुद्र ने उसे खुद से थोड़ा अलग करके उसकी गीली पलकों पर अपने होठ रख दिए, जो सोना के दिल को दर्द करने का काम बखूबी कर रहे थे। लेकिन उसका रोना कम नहीं हो रहा था। रुद्र ने सोना के माथे को शिद्दत से चूमते हुए कहा, बस करो बच्चा, कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ और अब मैं सब सही कर दूंगा। ओके, अभी जल्दी से बताओ महारानी साहिबा क्या खाना है आपको? और आज तुमने मुझे शायरी और सॉन्ग क्यों नहीं सुनाया? हाँ, सोना ने कहा, आप कुछ भी बना दीजिए मैं खा लूंगी। आज लंच भी नहीं किया मैंने। आप चाहे तो मूंग का हलवा बनाकर दे सकते हैं। ये सब सोना नाक सिकुड़ते हुए बोल रही थी, इसलिए बहुत क्यूट लग रही थी। रुद्र को वो किसी की तरह लग रही थी। रुद्र ने उसके गाल पिंच करते हुए कहा, कुछ और चाहिए मेरी बेबी डॉल को? तो सोना ने ना मैं गर्दन हिला दी और रुद्र ने एक बार फिर उसके फोरहेड पर किस किया और रूम से निकल गया। उसके जाते ही सोना के फेस पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। जो रुद्र थोड़ी देर पहले नॉर्मल था, बाहर आते ही उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा आ गया। रुद्र ने तुरंत तक्षक को कॉल करके कहा, महर सुबह तक सारा सच उगल दे, वरना उसे जान से मार देना। तक्षक ने येस बॉस बोलकर कॉल कट कर दिया। रुद्र सोना के लिए खाना बनाने लगा। साथ ही साथ उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। रुद्र ने विशाल को कॉल किया। कॉल पिकअप होते ही उधर से विशाल की आवाज आई, येस बॉस, जल्द से जल्द मुझे राका से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन चाहिए। विशाल ने येस बॉस बोला और कॉल कट हो गया। लेकिन शांति तो अब भी रुद्र को नहीं मिल रही थी। रुद्र खाना बनाकर अपने साथ ऊपर ले जा ही रहा था कि उसके घर का डोर नॉक हुआ। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा, तब तक एक सर्वेंट ने दरवाजा खोल दिया था। तो सामने मुस्कुराता हुआ रणविजय खड़ा था। इस कैरेक्टर का इंट्रो पहले हो चुका है। रुद्र ने भी उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल पास कर दी। रणविजय रुद्र के पास आया और उसके हाथों में खाने की प्लेट देखकर शरारती मुस्कुराहट ले बोला, तू तो पत्नी व्रता पति बन गया यार। रुद्र ने उसे घूरकर देखा और फिर उसके पेट पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोला, जल्द ही तू भी बन जाएगा। रणविजय ने हंसना रोककर कहा, कितना अच्छा मजाक किया था मैंने, पूरा मूड खराब कर दिया। फिर उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा, यार मैंने सुना तूने अपनी सोना से शादी नहीं की बल्कि किसी और ही सोना से शादी कर ली। तो रुद्र ने कहा, बहुत लंबी कहानी है, फुर्सत से बताऊंगा। चल अब, वरना सोना के पेट में भूख से जो चूहे दौड़ रहे हैं वो बाहर निकलकर हमें खाने लगेंगे। दोनों सीढ़ियों से होते हुए रूम में जाते हैं तो रुद्र देखता है सोना बालकनी की रेलिंग पर हाथ रख कर खड़ी थी। सोना ने पीछे आहट पाकर पीछे देखा और फिर रणविजय और रुद्र को देखकर स्माइल करने लगी। रणविजय ने रुद्र के कान में धीरे से कहा,
ये सोना तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये हंस क्यों रही है जैसे मुझे जानती हो। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल कर दी। रणविजय कंफ्यूजन में उसे देखने लगा। सोना अंदर आई और बिना किसी का वेट किए खाने पर टूट पड़ी। मूंग का हलवा देखकर तो जैसे 5 जन्नत मिल गई थी उसे। रणविजय ने रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा, यार ये तो हरकतें भी सुहानी जैसी कर रही है। तो रुद्र ने कहा, क्योंकि ये सुहानी ही है। तो रणविजय ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है। वो इतने जोर से बोला था कि सोना का खाना भी गले में अटक गया और वो खांसने लगी। रुद्र ने जल्दी से उसे पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आराम से खाओ सोना। सोना ने मुंह बनाते हुए कहा, आपका ये दोस्त खाने दे तब ना। रुद्र रणविजय को हाथ पकड़कर रूम से बाहर ले आया और फिर दोनों स्टडी रूम में चले गए। रणविजय ने एक्साइटेड होकर कहा, बताना ये सब क्या है, अगर वो सुहानी है तो उसका चेहरा। रुद्र ने गहरी सांस ली और शुरू में जो उस दिन कोर्ट में हुआ तब से लेकर अब तक की एक एक कर सारी बात बताने लगा। वहीं दूसरी तरफ तक्षक महर के सामने एक घुटने पर बैठा था और उसने महर के बाल पकड़ रखे थे। तक्षक ने दांत पीसते हुए कहा, सब कुछ सच सच बता दो, तुमने मैडम को किसी और का चेहरा क्यों दिया है और क्यों कर रही हो ये सब। महर ने अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा, वरना क्या कर लोगे तुम। तक्षक ने एक हाथ से महर के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी ये मुराद भी जरूर पूरी करूंगा। बहुत शौक है तक्षक के हाथों टॉर्चर होने का। इतना बोलकर वो उसे छोड़ देता है और महर जो बैठी थी वो लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। महर को अपने गालों पर बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि तक्षक ने काफी टाइटली पकड़ रखा था उसके चेहरे को। वहीं रुद्र का घर, निया इस वक्त अपने रूम की खिड़की में खड़ी थी। सब डिनर करके सो चुके थे, तो निया आज विशाल से मिलने का सोच रही थी। निया अपनी बालकनी से पाइप के सहारे नीचे उतरते हुए गार्डन से अपनी कार तक पहुंच जाती है। फिर जल्दी से कार स्टार्ट करके विशाल के अपार्टमेंट की तरफ गाड़ी को आगे बढ़ा देती है। उसे पता था विशाल उस पार गुस्सा करेगा, लेकिन उसे बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि कर्मवीर जी के एक दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता निया के लिए भेजा था। निया विशाल के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। शादी तो बहुत दूर की बात थी। रुद्र का प्राइवेट विला। सोना ने खाना खाकर प्लेट साइड में रखी और फिर वॉशरूम में कर एक कंफर्टेबल नाइट ड्रेस पहन कर आई। आज कई दिनों बाद सोना के दिल में एक सुकून था। उसने रुद्र को सारा सच बता दिया था और इससे भी बड़ी बात, रुद्र ने उसके सच को एक्सेप्ट भी कर लिया था। सोना की लगभग आधी टेंशन खत्म हो चुकी थी। अब उसे जल्द से जल्द बस अपने मम्मी पापा को और इस सच से रूबरू करवाना था। सोना बेड पर लेट जाती है। वहीं स्टडी रूम में रणविजय अपना सर पकड़कर बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर रुद्र ने बताया उस पर वो रिएक्ट कैसे करे। रणविजय ने कहा, यार कुछ समझ नहीं आया मुझे, क्या ये सब उस लड़की ने किया है जो अभी फेक सुहानी बनी हुई है। तो रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, साफ साफ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उस लड़की की इसमें कोई साजिश नहीं लगती। वो खुद यहाँ ट्रैप हो चुकी है, उसका भाई EQ में एडमिट है। फिर रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, रिमी सहगल के बारे में अब तू पता करेगा। तो रणविजय ने कहा, ओके वो सब ठीक है, चल डिनर करते हैं। तू बहुत टेस्टी खाना 6 बनाता है, कितने दिन हो गए तेरे हाथ का डिनर नहीं किया। और तेरी बीवी साहिबा तो वैसे भी तुझे खाने के लिए नहीं पूछने वाली, सो गई होगी अब तक तो घोड़ों का अस्तबल बेचकर। स्टडी रूम में रणविजय अपना सर पकड़कर बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर रुद्र ने बताया उस पर वो रिएक्ट कैसे करे। रणविजय ने कहा, यार कुछ समझ नहीं आया मुझे, क्या ये सब उस लड़की ने किया है जो अभी फेक सुहानी बनी हुई है। तो रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, साफ साफ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उस लड़की की इसमें कोई साजिश नहीं लगती।
वो खुद यहाँ ट्रैप हो चुकी है, उसका भाई EQ में एडमिट है। फिर रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, रिमी सहगल के बारे में अब तू पता करेगा। तो रणविजय ने कहा, ओके वो सब ठीक है, चल डिनर करते हैं। तू बहुत टेस्टी खाना बनाता है, कितने दिन हो गए तेरे हाथ का डिनर नहीं किया। और तेरी बीवी साहिबा तो वैसे भी तुझे खाने के लिए नहीं पूछने वाली, सो गई होगी अब तक तो घोड़ों का अस्तबल बेचकर। रणविजय और रुद्र दोनों डिनर करने लगते हैं। विशाल का प्राइवेट अपार्टमेंट। निया चोरी छिपे खिड़की से मैन हॉल में इंटर करती है। वहीं विशाल बस अभी कुछ देर पहले अपना काम कंप्लीट करके बाथरूम में फ्रेश होने गया था। डिनर हमेशा ही वो लेट करता था। निया रूम का डोर धीरे से खोलकर अंदर जाती है। विशाल अक्सर अकेला ही रहता था, इसलिए वो बाथरूम को अंदर से बिना लॉक किए ही बाथ ले रहा था और साथ में बहुत जोर जोर से गाने गा रहा था। केंदा ए दिल मेरा मैनू तेरे नाल मोहब्बता पावा। निया बहुत प्यार से विशाल को निहार रही थी। विशाल इस वक्त म्यूट था, ये बात निया ने इग्नोर कर दी थी और एक प्यारी सी स्माइल लिए बाथरूम के गेट पर खड़ी थी। जब विशाल ने एक ही लाइन गाकर छोड़ दी और अपना फेस शावर की तरफ ऊपर करके पानी को अपने चेहरे पर फील करने लगा, निया ने अपना गला साफ करते हुए गाना गाया। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। विशाल ने जब ये आवाज सुनी तो उसकी नजर दरवाजे पर गई और अचानक ही उसकी चीख निकल गई। निया को कुछ समझ नहीं आया आखिर विशाल चीखा क्यों, लेकिन उसे चीखता देखकर उसने भी कानों पर हाथ रखकर चीखना शुरू कर दिया। विशाल ने जल्दी से साइड में रखा बाथरूम अपने ऊपर लपेट कर कहा, यू इडियट, निकलो बाहर। निया जल्दी से पीछे पलट गई और रूम में जाकर लंबी लंबी सांस लेकर खुद से ही बोली, क्या निया तू इतनी बेशर्म कब से बन गई? अब ये जल्लाद पता नहीं क्या क्या सुनाएगा, ऑलरेडी गुस्सा तो है ही, मुझसे क्या करूँ अब। विशाल जल्दी से क्लोजेट से कैजुअल टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर बाहर आया और निया पर गुस्से से गरजते हुए बोला, मैडम आप पागल हो गई हैं, इस तरह कौन किसी के बाथरूम में ताक झांक करता है। निया ने मुड़कर विशाल को देखा। विशाल गुस्से में निया को बहुत हॉट लग रहा था। उसके गीले बाल उसके फोरहेड पर बिखरे थे और उनसे पानी टपक रहा था। निया ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, एक सरफिरी लवा करती है ताका झांकी अपने सपनों के राजकुमार के बाथरूम में। विशाल को निया पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी रुद्र के ख्याल को सोचकर वो निया से आराम से कहता है, देखिए मैडम आप। निया उसकी बात को बीच में काटकर बोलती है, मैडम के मास्टर आप दिखाए तो सही, हम रेडी है देखने के लिए। विशाल ने जाड़ भींच कर खुद के गुस्से को रोका और फिर निया के पास जाकर उसकी बाजू पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाने लगा, लेकिन निया बिल्कुल धीटच हो गई थी, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। तो विशाल ने जबरदस्ती उसे रूम से धक्के देकर बाहर निकालना पड़ा, जिसके चलते निया धक्का लगते ही फर्श पर जा गिरी और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। विशाल ने तुरंत आगे चार बढ़कर उसे संभालते हुए कहा, आपको ज्यादा लगी तो नहीं, मैं अभी। विशाल आगे कुछ कहता उससे पहले निया ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मिस्टर विशाल एकदम ब्लैंक। विशाल के हाथ आगे बढ़कर ना निया को रोक पा रहे थे ना उसका साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ महर के हाथ पांव पर काफी चोट लगी थी, तो उसे दर्द हो रहा था और वो धीरे धीरे कसमसाकर अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां गुस्से में लाल हुआ तक्षक आता है। उसके हाथ में ठंडे पानी से भरी एक बाल्टी थी, वो सारा पानी महर पर उड़ेल देता है, जिससे महर के जख्मों पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और महर की आंखों में पानी आ जाता है। वो दर्द से झटपटाने लगती है, जिसे देखकर तक्षक शैतान की तरह क्रीपी वॉइस में बोलता है, इतनी जल्दी रोने लगी? बॉस ने मुझे तुझे मारने की ऑर्डर दिए हैं, अभी भी मौका है, तू कौन है और मैडम का चेहरा क्यों बदला? अगर ये राज बता देगी तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। महर दर्द से तड़प रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने कांपते होठों से बोली,
कभी नहीं, मैं ये कभी नहीं बताऊंगी। सुहानी का चेहरा क्यों बदला? तुम चाहो तो मुझे जान से मार दो। तक्षक ने उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ खोखली धमकियां देता हूँ? तेरे साथी उस राका को बॉस पहले ही मौत के घाट उतार चुके हैं। अब तेरी बारी है। ये सुनकर जो महर अब तक दर्द से तड़प रही थी, उसके चेहरे पर सुकून उतर आता है और वो खुशी और एक्साइटमेंट में बोलती है, सच्ची, उस हैवान को मार दिया आपने। थैंक यू सो मच। अब आप चाहे तो मुझे जान से मार दे, कोई गम नहीं मुझे। इतना बोलकर महर ने अपना सर झुका लिया और आंखें बंद करके दर्द को सहते हुए मुस्कुराने लगी। तक्षक ने उसे छोड़ा और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया और फिर रुद्र को कॉल किया। रुद्र और रणविजय डिनर करके हॉल में बैठे थे और अपनी पुरानी यादें ताजी कर रहे थे। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। रुद्र का फोन रिंग करता है तो रुद्र फोन पिकअप कर लेता है। तक्षक रुद्र को सारी बातें बता देता है जो महर और उसके बीच हुई। रुद्र कुछ सोचकर बोलता है, उसे मारना मत, मैं सुबह आकर उससे बात करता हूँ। इतना बोलकर रुद्र कॉल कट कर देता है। फिर रणविजय भी उबासियां लेते हुए बोलता है, चल यार, गुड नाइट, जा अपनी महबूबा के पास। मैं भी जा रहा हूँ अपनी सपनों की दुनिया में अपनी महबूबा को ढूंढने। रुद्र स्माइल करते हुए सोना के रूम की तरफ बढ़ जाता है। सोना पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी। रुद्र ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, क्या सच में मैंने एक बेबी डॉल से शादी कर ली है? बेशर्म भी है और केयरलेस भी, पता नहीं क्या होगा मेरा। फिर अचानक ही रुद्र को अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है। अगर होने वाला बच्चा सोना पर गया तो फिर खुद के ख्यालों को झटक कर बोलता है, राम राम राम, शुभ शुभ बोल रुद्र, शुभ शुभ। इतना बोलकर वो सोना के पास चला जाता है और उसे सही से सुलाकर अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं निया ने विशाल को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते वो उसे किस करते करते ही बेहोश हो गई। विशाल ने अपने सर पर मार कर कहा, या तो ये खुद मर जाएंगी या मुझे मार देंगी। इतना बोलकर विशाल उसे गोद में उठाता है और रूम में ले जाकर बेड पर अच्छे से सुला देता है। फिर खुद भी लाइट ऑफ करके सोफे पर एडजस्ट होकर सो जाता है। आज की रात किसी के लिए दर्द भरी थी तो किसी के लिए प्यार भरी। नेक्स्ट मॉर्निंग, रुद्र और सोना का रूम। सोना रात को जल्दी सो गई थी तो उसकी आंखें भी थोड़ी जल्दी खुल गई। सोना के आंखें खोलने पर उसे रुद्र के मैसी हेयर अपने चेहरे पर फील होते हैं। धीरे धीरे सोना पूरी तरह से जग जाती है तो देखती है रुद्र सोना को कमर से पकड़कर सो रहा था और उसका चेहरा सोना के सीने पर था, जिससे उसके बाल सोना के फेस पर आ रहे थे। सोना ने पूरा जोर लगाकर रुद्र को खुद से थोड़ा दूर किया, बेड पर सुला दिया और फिर अपनी कमर से भी रुद्र के हाथ हटाए और फिर एक स्माइल के साथ रुद्र के चार्मिंग फेस को देखा और झुककर उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस किया और फ्रेश होने चली गई। सोना ने आज पर्पल साड़ी पहनी थी जो उसके गुलाबी चेहरे पर बहुत खिल रही थी। सोना जल्दी से अपने गीले बालों को साइड कर मांग भरती है और एक छोटी सी पर्पल बिंदी लगाती है और फिर पिंक लिप बाम लगाती है। उसके बाल गीले थे तो उसने उन्हें खुला छोड़ा और लगभग भागते हुए नीचे जाने लगी, क्योंकि आज पहली बार वो रुद्र के लिए खाना बनाने वाली थी। वो बहुत एक्साइटेड और खुश थी, थोड़ा नर्वस भी, क्योंकि पता नहीं ये फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होने वाला था सोना का। थोड़ी देर बाद रुद्र की आंखें खुलती हैं। जब वो सोना को अपने पास नहीं देखता तो जल्दी से उठ जाता है और बाथरूम में चेक करता है। उसकी हार्ट बीट लगभग स्किप हो रही थी और गला सूखता जा रहा था, कहीं फिर से वो अपनी सोना को खो ना दे। रुद्र नाइट वेयर में ही भागता हुआ नीचे जाता है और मैन डोर की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसके कानों में सोना की प्यारी सी और क्यूट सी आवाज आती है। सोना, जो किचन के इतने सारे सामान को देखकर इरिटेट हो गई थी, वो खींचते हुए बोलती है, स्वीटू, आप कैसे बना लेते हो खाना? इट्स सो डिफिकल्ट, मुझसे नहीं हो रहा। रुद्र पीछे मुड़कर अपनी क्यूट सी वाइफ को देखता है और उसकी तरफ तेज कदमों से चल देता है।
रुद्र के घर में ओपन किचन था, जिसकी वजह से रुद्र को सोना साफ साफ नजर आ रही थी। सोना का लोअर लिप थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, जैसे वो अभी रोने लगेगी। फेस पर कहीं कहीं आटा लगा था। उसने साड़ी के ऊपर पिंक कलर का अप्रेन पहना था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर से उसका वो क्यूट सैड पपी फेस। रुद्र सोना के पास जाता है और अचानक ही उसे कमर से लिफ्ट करके किस करने लगता है। सोना की आंखें रुद्र के इस सडन एक्शन से हैरानी से बड़ी हो जाती है। रुद्र बहुत रूडली किस कर रहा था, जिससे सोना अपना फेस इधर उधर हिलाने लगती है। रुद्र बेसब्र होते हुए उसकी कमर को छोड़कर उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है, जिससे सोना का हिलना बंद हो जाता है। लगभग 5 मिनट बाद रुद्र सोना को किस करना बंद करता है और उसके सर से अपना सर जोड़कर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। और सोना भी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल कर रही थी। रुद्र फिर सोना को कसकर हग कर लेता है तो सोना फिर से कंफ्यूज हो जाती है। रुद्र की हार्ट बीट अभी भी बहुत तेज थी। स्वीट आर यू ओके? सोना रुद्र के बालों में हाथ घुमाते हुए बोलती है। अब रुद्र उसे कैसे बताए कि वो उसे अपने पास ना देखकर कितना डर गया था। रुद्र खुद को शांत करता है और सोना से थोड़ा अलग होते हुए बोलता है, वो मैं शौक हो गया था तुम्हें किचन में देखकर। इस पर सोना का मुंह बन जाता है। वहीं तक्षक की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है महर उसके लाक पर सर रखकर सो रही है। तक्षक का हाथ भी महर के बालों में था, ना चाहते हुए भी तक्षक महर के बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में महर कस मसाते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने तक्षक का फेस आता है। महर वापस आंख बंद करते हुए बोलती है, यू हैंडसम किडनैपर, अब मेरे सपनों में तो मत आओ कम से कम। तक्षक आंखें छोटी करके महर को घूरता है और जल्दी से उसका सर अपने लेप से नीचे रखकर खड़ा हो जाता है। महर को डे से ही एहसास होता है वो सपना नहीं देख रही, तो उसकी तो डे से सांसें ही अटक गई। उसे धीरे धीरे रात के इंसिडेंट याद आने लगे। तक्षक उसे मारने वाला था लेकिन वो जिंदा थी। महर थोड़ी कंफ्यूज होकर तक्षक को देख रही थी। तक्षक ने आंखें दिखाते हुए कहा, थोड़ी देर में बॉस यहाँ आएंगे, अपना मुंह खोल के सारा सच उगल देना वरना इस बार जिंदा नहीं बचोगी। महर ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो तक्षक फिर से उसे गुस्से में देखते हुए बोला, मैं क्या तुम्हें गाना सुना रहा हूँ, इतने गौर से देख रही हो, कोई रिप्लाई नहीं दे रही। महर ने अचानक ही कहा, सिंगिंग लुकिंग अडोरेबल। तक्षक ने आंखें बड़ी करके कहा, व्हाट? तो महर ने कहा, यही कि तुम अगर इस हैंडसम पर्सनैलिटी के साथ रॉक स्टार बन जाओ तो। You're looking adorable। तक्षक ने अपनी गन निकालते हुए कहा, अपने इमेजिनेशन पर रोक लगाओ वरना मैं तो एडोरेबल लगूं ना लगूं तुम डिसेबल जरूर लगने लगोगी। अंडरस्टैंड? महर ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और तक्षक पैर पटकते हुए वहां से बाहर चला गया। वहीं पाखी और विक्की की हालत खाना ना मिलने की वजह से और टॉर्चर की वजह से हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। विशाल का अपार्टमेंट। निया सुबह जल्दी जल्दी उठकर फ्रेश होती है और विशाल की बड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन की टी शर्ट पहन लेती है, जिसमें वो एकदम क्यूट पांडा गर्ल लग रही थी। निया किचन में काम कर रही थी, यूट्यूब से देखकर टेस्टी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, क्योंकि उसने सुना था आदमियों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और वो विशाल को इम्प्रेस करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। रुद्र की हार्ट बीट अभी भी बहुत तेज थी। स्वीट आर यू ओके? सोना रुद्र के बालों में हाथ घुमाते हुए बोलती है। अब रुद्र उसे कैसे बताए कि वो उसे अपने पास ना देखकर कितना डर गया था। रुद्र खुद को शांत करता है और सोना से थोड़ा अलग होते हुए बोलता है, वो मैं शौक हो गया था तुम्हें किचन में देखकर। इस पर सोना का मुंह बन जाता है। अब आगे वो मुंह बनाते हुए बोलती है, स्वीटू आप अपनी सोना का मजाक बना रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या है फेयर? सोना ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। सोना का चमकता फेस, बस ये फेयर है।
रुद्र ने फिर से सोना को हग करके कहा। हम पहले तुम्हारी नई वाली दोस्त महर से मिलकर आएंगे और फिर अंकल और आंटी के पास। सोना ने रुद्र के गले लगे हुए ही कहा। मैं उन्हें बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। दूसरी तरफ निया ने लगभग सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था और उसे डेकोरेट कर रही थी। यस यस यस, फाइनली निया, तूने कर दिखाया। निया खुश होते हुए खुद से बातें कर रही थी। उसे देखकर लग रहा था उसने कोई बहुत बड़ी वाली जंग जीत ली थी और उसका सेलिब्रेशन कर रही हो। निया ने प्लेट उठाए और फिर डाइनिंग टेबल पर सेट करने चली गई। निया सब कुछ बहुत ध्यान से कर रही थी। विशाल की जब आंख खुली तो अपने रूम में निया को ना देखकर उसने एक गहरी सांस ली। चलो अच्छी बात है, चली गई मुसीबत। विशाल बाहर से जरूर ये बोल रहा था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन महसूस हो रहा था। विशाल भी उठा और फ्रेश होकर नीचे जाने लगा। विशाल जब बाहर आया तो उसकी नजर सीधे निया पर चली गई। उसे अपने कपड़ों में देखकर विशाल की अचानक ही हार्ट बीट बहुत स्पीड से चलने लगी। निया इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। वो थोड़ी झुकी हुई थी और टेबल पर रखी प्लेट की डायरेक्शन सेट कर रही थी और साथ में अजीब अजीब फेस एक्सप्रेशन बना रही थी। ऐसे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। निया खुद से बात करते हुए बार बार प्लेट को इधर से उधर घुमा रही थी। विशाल बेसुध सा बस उसे निहारे जा रहा था। अचानक ही निया के हाथ से स्पून छूट कर नीचे गिर गई, जिसके आवाज से विशाल सदमे से बाहर आया और फिर खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोला, क्या कर रहा है विशाल? फिर विशाल ने अपना गला साफ किया और थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैडम क्या कर रही हैं आप यहाँ? निया पहले तो इतनी तेज आवाज से घबरा गई, फिर वो सीधी खड़ी हुई और आंखें छोटी करके विशाल को घूरते हुए बोली, तुम्हें मैं बहरी नजर आ रही हूँ, धीरे भी तो पूछ सकते हो। विशाल ने वापस गुस्से वाली टोन में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना मेरे कपड़े पहनने की, मेरा किचन यूज करने की? निया ने कमर पर हाथ रख कर एटीट्यूड से कहा, हिम्मत तो देखी कहा है तुमने अपनी मैडम की। फिर निया धीमे कदमों से चलकर विशाल की तरफ बढ़ गई, जिसे देखकर विशाल की आंखें बड़ी हो गई और वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, मैडम आपकी नियत मुझे का कुछ ठीक नहीं लग रही। निया विशाल लड़खड़ाते कदमों से पीछे की ओर चला जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें कंफ्यूजन में छोटी हो गई, क्योंकि निया उसके पास आकर एकदम चिपकते हुए बोली, स्टूडेंट तुम्हारी मैडम का हाथ जल गया। इतना बोलते बोलते ही निया का गला भर आया और उसके आंसू निकलकर विशाल की शर्ट को भिगोने लगे। अभी बहुत दर्द हो रहा है। विशाल ने जल्दी से निया को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके दोनों हाथों को देखते हुए बोला, कौन सा हाथ जल गया दिखाओ मुझे। निया ने अपना राइट हैंड आगे किया, जो पीछे से जलने की वजह से बुरी तरह लाल हो गया था। विशाल ने जल्दी से निया को चेयर पर बैठाया और भागते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और ऑइंटमेंट निकाला कर आहिस्ता आहिस्ता निया के हाथ पर लगाने लगा। निया धीरे धीरे करो, जल रहा है। विशाल अब धीरे धीरे ही करूँगा। विशाल फूंक मारते हुए निया के हाथ पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। ऑइंटमेंट लगने के बाद निया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे भूख लगी, तुम मुझे खाना खिलाओ। विशाल को भी पता था राइट हैंड से निया खाना नहीं खा पाएगी, इसलिए उसने निया को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। निया ने कहा, तुम भी खाओ। विशाल ने फर्स्ट बाइट लिया। निया ध्यान से विशाल के एक्सप्रेशन देखने लगी, लेकिन विशाल ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। 1 घंटे बाद रुद्र एक किंग साइज चेयर पर बैठा था और उसके पास एक चेयर पर सोना। उसके सामने घुटनों के बल महर बैठी थी, साइड में हाथ बांधे इमोशनलेस चेहरे के साथ तक्षक खड़ा था। रुद्र ने एक बेहद ठंडी आवाज में कहा, मिस महर राठौर, तो फाइनली आपने सच बोलने का फैसला कर ही लिया। महर ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और सच छुपाने के लिए कोई वजह नहीं है।
सोना की आंखों में इस वक्त आंसू थे क्योंकि कुछ दिन की ही सही लेकिन उसकी महर के साथ दोस्ती हो गई थी और उसे महर किसी भी एंगल से गलत नहीं नजर आ रही थी। उससे कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, इसलिए उसे बुरा लग रहा था महर के लिए। महर ने कहा, सुहानी को वैदेही दीदी का चेहरा दिया है, वो मेरी जुड़वा बहन थी, मुझसे 15 मिनट बड़ी। सीनियर इंस्पेक्टर वैदेही राठौड़, ये नाम ही काफी था गुंडों के इलाके में डर पैदा करने के लिए। फिर उनका पाला पड़ा नार सिंह गुर्जर से, जो एक एमएलए है। दीदी ने उसके बेटे को ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया था। फ्लैशबैक 7 स्टार पब। बहुत सारे लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर नशे की हालत में डांस कर रहे थे। एक लड़का जिसने ब्लू डेनिम जीन्स पहनी थी और ग्रे हुडी, जो वहाँ सबसे अमीर और हैंडसम लग रहा था, रॉकी गुर्जर, वो सभी लड़कियों के साथ बारी बारी से डांस कर रहा था। तभी पब में एक लड़की की एंट्री होती है जिसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक क्रॉप टॉप विद हाई हील्स पहना था, जिसे देखकर सबका ध्यान अपने आप ही उसकी पतली कमर पर जा रहा था। वो भी फ्लोर पर गई और अकेले ही डांस करने लगी। रॉकी ने जब उसे देखा तो तिरछी स्माइल करते हुए उसके पास गया और उसकी कमर पर हाथ रखकर डांस मूव करने लगा। वैदेही ने जब देखा उसका दाव थोड़ा काम कर रहा है तो वो भी रॉकी की आंखों में देखते हुए डांस करने लगी और थोड़ी देर बाद वैदेही आगे आगे और रॉकी उसके पीछे पीछे। वैदेही रॉकी को देखकर स्माइल करते हुए ही पब से बाहर आ गई और पीछे पीछे रॉकी भी। फिर अचानक ही उसके सर पर डंडे से वार हुआ और वो वहीं बेहोश हो गया। फ्लैशबैक कंटिन्यू। वैदेही ने जब देखा उसका दाव थोड़ा काम कर रहा है तो वो भी रॉकी की आंखों में देखते हुए डांस करने लगी और थोड़ी देर बाद वैदेही आगे आगे और रॉकी उसके पीछे पीछे। वैदेही रॉकी को देखकर स्माइल करते हुए ही पब से बाहर आ गई और पीछे पीछे रॉकी भी। फिर अचानक ही उसके सर पर डंडे से वार हुआ और वो वहीं बेहोश हो गया। आधे घंटे बाद रॉकी के चेहरे पर ठंडा पानी गिरता है जिससे चिहुकते हुए रॉकी होश में आता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने सब कुछ थोड़ा धुंधला नजर आ रहा था। कुछ ही सेकंड में रॉकी को सब साफ साफ देखने लगता है। जो लड़की कुछ देर पहले उसके सामने बड़ी अदाओं से पेश आ रही थी, इस वक्त उसका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर एटीट्यूड तक पूरा चेंज हो चुका था। मीठी चाशनी से तीखी मिर्ची बनकर आंखों में आग ले उसके सामने खड़ी थी। क्यों बे कमीने, यूथ को ड्रग्स सप्लाई तू ही कर रहा था ना? बाप ने सर पर चढ़ा रखा है और सुपुत्र काबिल नहीं जूती पर चढ़ने की। उसके भी नीचे नीचे रहने लायक घटिया हरकतें हैं। अब घूर घूर कर क्या देख रहा है? आंखों से ही सिटी स्कैन करने का इरादा है क्या? रॉकी अपनी आंखें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है क्योंकि ठंडा पानी उसकी आंखों में भी जा रहा था। तूने ये अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टरनी साहिबा। जैसे ही पापा को पता चला तुम्हारी ये हिम्मत और वर्दी के साथ इस वर्दी का गुरूर, सब कुछ तबाह हो जाएगा। रॉकी ने गुस्से से वैदेही को देखते हुए कहा। वैदेही ने अपनी आंखें बंद की और अपना एक हाथ अपने सर पर रखते हुए बोली, ओहो, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है? इतने भारी भारी विलन वाले डायलॉग और किरदार दो कौड़ी का भी नहीं है। रॉकी लाल आंखों से अब भी वैदेही को घूर रहा था। वैदेही ने सरगास्टिक स्माइल करते हुए कहा, बेटे, अब तू जाएगा लंबी रास्त पर, वो भी जेल में, प्रेजेंट टाइम। महर सब कुछ सुबकते हुए बता रही थी क्योंकि उसे अपनी दीदी की बहुत याद आ रही थी। वहीं रुद्र भी बहुत गोर लगाकर एक एक बात सुन रहा था। सोना अब भी बेजान नजरों से बहुत ही मासूमियत से महर को देख रही थी। विशाल का अपार्टमेंट। निया अपने हाथ जलने का फुल एडवांटेज उठा रही थी और विशाल ना चाहते हुए भी निया की हर छोटी बड़ी बात मान रहा था। अब तक करीब 10 बज चुके थे। विशाल की नजर जब घड़ी पर जाती है तो वो चौंकते हुए बोलता है, हे भगवान, 10 बज गए। फिर विशाल ने प्लीडिंग नजरों से निया को देखकर कहा, मैडम प्लीज अब मुझे ऑफिस जाने दीजिए वरना सर बहुत गुस्सा करेंगे। और सर आज खुद ऑफिस नहीं गए हैं इसलिए मुझे जल्दी जाना था। आपकी बचकानी हरकतों की वजह से घर पर ही 10 बज गए।
विशाल ने आंखों में अफसोस लिए फिर से एक बार घड़ी की तरफ देखा। निया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं हर टाइम फ्री रहती हूँ। आई एम सो बिजी पर्सन। निया ये सब फुल एटीट्यूड से बोला था। विशाल ने अजीब सा मुंह बनाकर फुसफुसाते हुए कहा, हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कितनी बिजी हैं आप और कितनी फ्री। इतना बोलकर विशाल जल्दी से अपने रूम में गया और रेडी होकर निया की तरफ बिना देखे ऑफिस चला गया। निया भी जल्दी से खड़े होते हुए खुद से बोली, निया आज तो मम्मी सुना सुना के तेरे कान पका देगी। उससे बचने के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। इतना बोलते हुए निया भी जल्दी से विशाल के अपार्टमेंट से निकलकर अपनी कार में बैठती है और फुल स्पीड से कार घर की तरफ दौड़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ सुहानी का घर। जया जी अपने रूम में बेड पर लेटी थी और उनके पास अजीत जी बैठे थे। जया जी की कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अजीत जी उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहे थे। तभी रूम में रिमी एंटर करती है। उसके हाथ में सूप का बाउल था। मम्मी आप ये गर्मा गर्म सूप पी लीजिए, आपकी बुखार यूं चुटकियों में ठीक हो जाएगी। रिमी की बात सुनकर जया जी के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लाडो, जया जी ने धीमी आवाज में कहा। अजीत जी ने भी एक स्माइल के साथ कहा, हाँ प्रिंसेस बिल्कुल ठीक कह रही है। अजीत के मुंह से अपने लिए प्रिंसेस सुनकर और जया जी के मुंह से लाडो सुनकर पता नहीं क्यों रिमी को हर दिन बहुत अपनापन और खुशी महसूस होती थी। और साथ में दिल में एक डर बैठता जा रहा था, जब उसकी असलियत बाहर आएगी वो इस फैमिली के बिना कैसे रहेगी। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक रिमी को कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जया जी की तरफ देखकर कहती है, मम्मी आप ये सूप पीजिए, मैं देख कर आती हूँ। रिमी रूम से बाहर आती है और गैलरी में हॉल में चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो वापस जाने के लिए मुड़ती है तो फिर से उसे आवाज आती है। रिमी उस आवाज का पीछा करती है कि कोई अचानक ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है। रिमी चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलने लगती है, लेकिन उससे पहले ही उसका मुंह एक हाथ से बंद हो जाता है। रिमी आंखें बड़ी बड़ी किए अपने सामने खड़े लड़के को देखती है। तभी अजीत जी की आवाज आती है, कोई है क्या प्रिंसेस? रणविजय धीरे से रिमी के कान में कहता है। उन्हें बोलो कुछ नहीं है, बस मुझे अपने रूम में कोई काम है, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ाने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा। बहुत धारदार चाकू है मेरे पास। बोलो तो, रणविजय थोड़ी गुस्से वाली टोन में बोलता है। एक बार का कहा सुनाई नहीं देता। रिमी अपनी आंखों के इशारे से रणविजय को हाथ हटाने के लिए बोलती है। रणविजय हाथ हटाता है तो रिमी गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं पापा को सब बता दूंगी। रणविजय ने भी गुस्से में रिमी की बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, कौन से पापा? किसी और के पापा को अपना पापा कहते हुए शर्म नहीं आती? रिमी हड़बड़ाते हुए बोलती है, का क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ। रणविजय ने रिमी की बाजुओं पर पकड़ कसते हुए कहा, अब चुपचाप अंकल को कहो कि कोई नहीं है। रिमी रणविजय से कुछ कहती उससे पहले ही अजीत जी की फिर से आवाज आती है, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं पापा, बस एक मोटा सा चूहा है। रिमी ने रणविजय की आंखों में देखते हुए कहा। फ्लैशबैक कंटिन्यू। रॉकी दांत पीसते हुए वैदेही को घूर रहा था। वैदेही ने अपने डंडे को हाथ से रोल करते हुए कहा, क्या हुआ? मैं इतनी ज्यादा पसंद आ गई, तुझे नजरें हटने का नाम ही नहीं ले रही। या मेरा ये अवतार हजम नहीं हो रहा तुझसे? हम कुछ सोचने का नाटक करते हुए वो उसे क्या बोलते हैं मीका? तो एक कांस्टेबल जल्दी से बोला, ब्यूटी विथ ब्रेन मैडम। वैदेही ने हंसते हुए कहा, दो और बी ऐड कर मीका। ब्यूटी विथ ब्रेन, बीस्ट फॉर दैट टाइट बास्टर्ड। नेक्स्ट डे रॉकी के पापा ने अपनी पॉलिटिकल पावर से कोर्ट में झूठे गवाह पेश करके उसे जेल से छुड़ा लिया और वैदेही की पोस्टिंग राका के एरिया में करवा दी गई।
और राका को वैदेही को टॉर्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। राका का भाई उस एरिया का सबसे अयाश था जिसके लिए फीमेल ह्यूमन बॉडी किसी खिलौने से कम नहीं थी। और एक दिन उसका सामना भी वैदेही से हो गया और बहुत बड़ा शूट आउट हुआ जिसमें कुछ कांस्टेबल और राका का भाई मारा गया। और उसी शूट आउट में वैदेही को एक गोली लेफ्ट ब्रेन में लग गई और वैदेही कोमा में चली गई। फ्लैशबैक एंड। महर आगे रोते हुए बोलती है, उसके बाद हमें सिर्फ वैदेही दीदी के मरने की खबर मिली। इतना बोलने के साथ ही महर फूट फूट कर रोने लगी। सोना जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और घुटनों के बल बैठते हुए महर को अपने सीने से लगा लिया। महर को भी इस वक्त अपने दिल का दर्द बयां करने के लिए किसी के कंधे की जरूरत थी, तो वो भी सोना को हग करके रोने लगी। वहीं रुद्र के दिमाग में तुरंत ही कुछ क्लिक हुआ और उसने महर से कहा, डॉक्टर अवस्थी, उनका क्या? उन्होंने क्यों तुम्हारी हेल्प की? महर सोना से अलग होते हुए बोली, वो मुझे नहीं पता, बस मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उनकी वजह से राका जैसा इंसान मारा गया। रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, फाइन, तक्षक जाओ, इसका ट्रीटमेंट करवाओ, मैं जरा किसी और से मिलकर आता हूँ। इतना बोलकर रुद्र ने एक नजर सोना को देखा तो सोना ने कहा, प्लीज मुझे महर के साथ जाना है। रुद्र ने कुछ सोचते हुए हाँ मैं गर्दन हिला दी तो सोना के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। रिमी या रणविजय रिमी के रूम में बैठे थे। रिमी रणविजय के बिल्कुल सामने बैठी थी। रणविजय ने रिमी को घूरते हुए कहा, पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा यही फेस और पिन ड्रॉप साइलेंस देख रहा हूँ, अब क्या कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा या सुबह घड़ी आएगी? रिमी अब भी कोई जवाब नहीं दे रही थी, लगातार फर्श को घूरे जा रही थी। रणविजय ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, इस फर्श से फर्स्ट साइट वाला लव हो गया है क्या, जो बेचारे को घूरे ही जा रही हो? कुछ देर इन प्यारी प्यारी कजरारी आंखों से हमें भी देखने का कष्ट करो। रिमी ने अपनी भीगी पलकें उठाकर रणविजय को देखते हुए कहा, आपके लिए ये एक मजाक है क्या? आप में इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझे मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहे हैं क्या? आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा नहीं है? आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? रणविजय ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हो गया इंसानियत का पुराण खत्म, तो मैन मुद्दे पर आते हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और किस ले आई हो, सब कुछ डिटेल में बता दो, ना तुम्हारे प्यारे भाई को कुछ होगा और ना तुम्हें। रिमी ने भरे गले से कहा, मुझे ही तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं जन्म लेते ही अपने माँ पापा को खा गई और अब मेरी वजह से उस नन्ही सी जान को इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। रणविजय ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, तुमसे ज्यादा गिरा हुआ तो कोई है ही नहीं। खुद की फैमिली नहीं है तो हर किसी को अपना मानने लगोगी। सुहानी के पापा को अपना पापा बना लिया, आंटी को मम्मी, और जो हॉस्पिटल में है वो भी तुम्हारा सगा भाई नहीं है। ये सुनते ही रिमी आंखें बड़ी बड़ी करके रणविजय को देखने लगती हैं। रणविजय बोलता है, मैं इतने हॉट अटैक देने वाले फरमान एक साथ नहीं सुनाने वाला था, लेकिन तुम्हारी हरकतें हैं ये सुनने लायक। कितनी देर से पूछ रहा हूँ, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हो। एंड प्लीज ये रोना धोना बंद करो अब और अपना मुंह खोलो, बोलो कुछ। दूसरी तरफ निया राजशेखर विला पहुंचती है तो देखती है कर्मवीर जी और संध्या जी सोफे पर बैठे थे और उनके सामने उन्हीं की उम्र के आदमी और औरत बैठे थे। निया को देखते ही संध्या जी कहती हैं, शालिनी जी ये है हमारी बेटी निया। शालिनी दिखने में मिडिल क्लास फैमिली की नॉर्मल लेडी की तरह दिख रही थी। उनका ये नॉर्मल लुक उन पर काफी हद तक जच रहा था। शालिनी जी ने निया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा बैठो। निया ने एक नजर अपने मम्मी पापा को देखा जो थोड़े गुस्से में उसे देख रहे थे, फिर झूठी स्माइल ले शालिनी जी की तरफ चली जाती है और उनके पास सोफे पर बैठ जाती है। शालिनी जी निया के सर पर हाथ फेर कर बोलती हैं, हमें तो हमारी होने वाली बहू बहुत पसंद आ गई है। इतना ही सुनना था कि निया जल्दी से शालिनी जी के पास से उठ जाती है। शालिनी जी, क्या हुआ बेटा, आप यूं उठ क्यों गई? कर्मवीर जी, क्या हुआ निया?
निया रोते हुए वहां से भागकर अपने रूम की तरफ चली जाती है और रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। निया दरवाजे से लगकर बैठ गई और अपने हाथों के बीच मुंह छुपाकर रोने लगी। वहीं हॉल में शालिनी जी हक्की बक्की होकर कर्मवीर जी और संध्या जी को देख रही थी। शालिनी जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं तो आप ही के कहने पर आई थी। अगर बिटिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं तो मैं भी इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। संध्या जी ने मुस्कुराते हुए शालिनी जी के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ गलत फहमी है जो अभी ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। शालिनी जी हाँ मैं गर्दन हिलाते हुए वापस सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद संध्या जी निया के रूम का डोर नॉक करते हुए बोलती हैं, निया दरवाजा खोल, एक बार देख तो सही लड़का कौन है, अगर तुझे नहीं पसंद तो हम तुरंत मना कर देंगे, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। वहीं रूम के अंदर निया ने रो रो कर आंखें लाल कर ली थी। वो वाश बेसन के मिरर में खुद को देख रही थी और बार बार आंसू पोंछ रही थी, लेकिन उसके आंसू भी उसकी तरह जिद्दी होकर बार बार आए जा रहे थे। निया ठंडे पानी से अपनी आंखें साफ कर रही थी और संध्या जी बार बार डोर पर नॉक कर रही थी। कुछ देर बाद निया दरवाजा खोलती है। संध्या जी उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बोलती हैं, हमें तेरी कोई जिद समझ नहीं आती है, जब रिश्ता नहीं करना था तो रुद्र को क्यों आके रिश्ते के लिए? ये सुनकर निया आंखें उठाकर संध्या जी को देखती है और अपने मन में सोचती है, मैंने भाई को कब और किस लिए हाँ कहा। इतना सोचने के साथ ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं और वो लगभग भागते हुए सीढ़ियों से नीचे जाती है तो देखती है शालिनी जी के पास विशाल नीची गर्दन किए बैठा था। एक्चुअल में विशाल भी निया के बिहेव से कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि वो भी बहुत देर संध्या जी को देख रहा था जो निया को बुलाने में इतना टाइम लगा रही थी, और विशाल को अपना मिडिल क्लास होना, अपने बॉस की बहन से रिश्ता करना, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि आजकल की लड़कियों को वही हनी चाहिए जिसके पास मनी हो। विशाल खुद से बोलता है, कहा फंस तू विशाल, एक तरफ बॉस और एक तरफ उनकी बहन। विशाल सोच ही रहा था कि अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। विशाल अपना सर उठाकर देखता है तो निया लाल आंखों में पानी ले और बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। विशाल ने गहरी सांस छोड़कर अपने मन में कहा, लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। शालिनी जी के दिल को भी निया को स्माइल करता देख तसल्ली मिल गई थी। निया विशाल के सामने जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर बोलती है, तुम मान गए मुझसे शादी करने के लिए? मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा मम्मा पापा मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। संध्या जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, पागल लड़की। निया की बात सुनकर सबका कंफ्यूजन दूर हो गया था कि निया रूम में क्यों गई थी और रो क्यों रही थी। विशाल अब भी हक्का बक्का निया को देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या देख लिया इस पागल लड़की ने ऐसा मुझ में? पता नहीं आगे और क्या क्या शौक मिलेंगे मुझे। विशाल का अपने आप से बड़बड़ाना बंद ही नहीं हो रहा था। निया ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें मंजूर है ना ये रिश्ता? विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम वो निया सेट अप। निया ने रोनी सूरत बनाकर तेज आवाज में कहा। निया की इतनी तेज आवाज सुनकर विशाल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निया ने आगे कहा, पहले कुछ बोल नहीं रहे थे और बोला भी तो क्या? मैडम माय फुट, मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना। मेरे पापा ने बहुत प्यार से बहुत प्यारा सा छोटा सा नाम रखा है मेरा। विशाल ने अपना गला तर करके कहा। निया। ये सुनकर निया के क्यूट से चेहरे की चमक 100 गुना बढ़ गई। विशाल ने आगे कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से अगर तुम्हें नहीं है और मेरी माँ को नहीं है। ये सुनकर संध्या जी ने शालिनी जी से कहा, अब तो दोनों बच्चों की भी हाँ हो गई, चलो मुंह मीठा करते हैं।
इतना बोलकर संध्या जी एक सर्वेंट को इशारा करती है। निया नीचे से उठकर विशाल के पास सोफे पर बैठ जाती है। ये देखकर तो विशाल का अपना सर फोड़ने का मन कर रहा था। विशाल ने बुदबुदाते हुए कहा, इस लड़की में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। निया, तुमने कुछ कहा? तो विशाल ने ना में सर हिला दिया। महर सोना की बात सुनकर स्माइल कर रही थी, जिसे देख सोना भी स्माइल करने लगती है। तभी तक्षक अंदर आते हुए बोलता है, मैडम आपको बॉस ने घर बुलाया है, यहाँ मैं हूँ, आप घर जाइए। तो सोना ने गुस्से से तक्षक को देखते हुए कहा, हाँ मैं चली जाऊंगी, बट डोंट यू डरे टू हर्ट हर। तक्षक ने एक नजर महर को देखकर कहा, मैडम मैं बस अपने बॉस के ऑर्डर फॉलो कर रहा था, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मिस महर से। सोना ने कहा, ठीक है, पर फिर भी इतना हट कौन करता है? यू आर सच अ हार्टलेस बॉडीगार्ड। तक्षक बस नजरें नीचे किए सोना की बात सुन रहा था। महर ने कहा, हाँ हाँ दादी माँ, वो समझ गया, अब तुम जाओ जल्दी वरना रुद्र गुस्सा करेगा। तो सोना ने हाँ मैं गर्दन हिलाई और एक बॉडीगार्ड के साथ कार में बैठकर राजशेखर विला के लिए निकल गई। रास्ते भर सोना अपनी जिंदगी में हो रहे इन इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही थी। इतनी सी उम्र में उसकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका था जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उसका सुसाइड करना, रिबीर्थ होना, रुद्र से प्यार, फेस चेंज, रुद्र की रुद्र साइड, महर और रिमी की एंट्री, और अब उसे अपनी फैमिली का रिएक्शन भी देखना था। वहीं रुद्र इस वक्त राजशेखर विला में था और निया उसके गले लगकर रो रही थी। थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू सो मच। आपको मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। विशाल शादी के लिए मान गया। संध्या जी आंखें फाड़े अपनी ड्रामेबाज बेटी को देख रही थी। निया जल्दी से रुद्र से अलग होते हुए बोली, मेरी भाभी कहाँ है, मुझे उन्हें भी ये गुड न्यूज देनी है। तो रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, बस आ रही है। इतना बोलकर रुद्र अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र ने शावर लिया और अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगा। एक्चुअल में तो रुद्र सिर्फ काम करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी सोना से मिलना था। रुद्र ने लैपटॉप को साइड में रखा और रणविजय का नंबर डायल किया। वहीं रणविजय रिमी को पानी पिला रहा था, तभी उसका फोन रिंग किया तो रणविजय ने ग्लास साइड में रखते हुए फोन उठाया और फ्रस्ट्रेशन में बोला, यार कितना मुश्किल काम दिया है तूने। तो रुद्र ने शांत आवाज में कहा, चलो कुछ तो है जो तुझे मुश्किल लग रहा है, अब वहां से आ जाओ। तो रणविजय ने चौंकते हुए कहा, काम होने से पहले ही आ जाऊं। तो रुद्र ने कहा, वैसे भी रात होने वाली है, मैं नहीं चाहता तुम किसी अजनबी के साथ रात बिताओ। ये सुनकर रणविजय ने एक बार रिमी के चेहरे को देखा जो रोने की वजह से लाल हो चुका था। रणविजय ने रुद्र की बात का जवाब देते हुए कहा, ख्याल बुरा नहीं है। तो रुद्र ने कमांडिंग टोन में कहा, मैंने कहा ना आ जाओ। रणविजय ने कहा, आ रहा हूँ ना, जरा सा भी सब्र नहीं है क्या? फिर रणविजय ने कॉल कट किया और एक नजर रिमी को देखकर जल्दी से वहां से बाहर आ गया। वहीं रिमी अब भी रणविजय के ख्यालों में खोई थी और उसकी बातों को समझने कोशिश कर रही थी। आखिर रणविजय को वो सच बता भी देगी तो क्या सच में वो उसकी हेल्प करेगा या बाकियों के जैसे वो भी धोखेबाज निकलेगा? वहीं अजीत जी जया जी के बेड के पास बैठकर उनके सर को सहला रहे थे क्योंकि जया जी इस वक्त गहरी नींद में थी। अजीत जी को भी सुहानी का बिहेवियर चेंज लग रहा था, लेकिन उन्होंने ये अपना वहम समझकर बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और वो तो ज्यादा वक्त ऑफिस में बिताते हैं तो उन्हें सुहानी के साथ कम ही टाइम स्पेंड करने को मिलता है, लेकिन जया जी पूरे दिन सुहानी के साथ रहती हैं, इसलिए उन्हें ये चेंज बिहेवियर इतनी तकलीफ दे रहा था। ये नॉर्मल है, जब किसी का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है तो हमें हद से ज्यादा तकलीफ होती है। वो बिहेवियर अंदर ही अंदर चुभता है जो अभी जया जी के साथ हो रहा था। रिमी पूरी कोशिश करती थी उन्हें खुश करने की, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो खुद को सुहानी तो नहीं बना सकती थी। सोना की कार राजशेखर विला के सामने जाकर रुकती है।
रुद्र उसे बालकनी से देख रहा था। सोना को देखते ही उसके चेहरे पर अलग सा सुकून आ चुका था। वो रूम के अंदर चला जाता है। सुहानी घर में एंटर करती है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा संध्या जी को हॉल में देखकर एकदम से चमक उठा। लेकिन संध्या जी का नॉर्मल फेस देखकर सोना समझ गई रुद्र ने उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये सोचकर सोना का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाती है और मुस्कुरा कर बोलती है, गुड इवनिंग मम्मी जी। तो संध्या जी भी उसे देखकर गुड इवनिंग विश कर देती हैं। उनका रूखा सा जवाब सुनकर सोना धीमे कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। सोना डे से ही रूम में एंटर होती है। एक मजबूत हाथ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये रुद्र था जो अब सोना को डोर से सटाकर उसकी आंखों में देखने लगता है। सोना आंखें टिमटिमाते हुए बोलती है, स्वीटू, बहुत बेशर्म हो गया है आप। तो रुद्र ने गहरी आवाज में उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सोना, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इतना बोलकर रुद्र सोना की गर्दन पर अपने ठंडे होठ रख देता है, जिससे अचानक ही सोना की बॉडी में एक कर्क सा दौड़ जाता है और उसके हाथ अपने आप रुद्र के कंधे पर चले जाते हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती है। रुद्र उसकी गर्दन से अपना चेहरा निकालकर सोना के गुलाबी चेहरे को बारीकी से देखने लगता है, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी और होठ कांप रहे थे। रुद्र ने एक स्माइल करते हुए अब उसके सॉफ्ट लिप्स पर अपने हार्ड लिप्स रख देता है। वहीं रुद्र के दिमाग में तुरंत ही कुछ क्लिक हुआ और उसने महर से कहा, डॉक्टर अवस्थी, उनका क्या? उन्होंने क्यों तुम्हारी हेल्प की? महर सोना से अलग होते हुए बोली, वो मुझे नहीं पता, बस मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उनकी वजह से राका जैसा इंसान मारा गया। रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, फाइन, तक्षक जाओ, इसका ट्रीटमेंट करवाओ, मैं जरा किसी और से मिलकर आता हूँ। इतना बोलकर रुद्र ने एक नजर सोना को देखा तो सोना ने कहा, प्लीज मुझे महर के साथ जाना है। रुद्र ने कुछ सोचते हुए हाँ मैं गर्दन हिला दी तो सोना के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। रुद्र वहां से निकलकर बेसमेंट के दूसरे कमरे में जाता है, जहां पाखी और विक्की अधमरी हालत में थे। उन्हें देखकर लग रहा था कई दिनों से खाना ना खाया हो। उन दोनों की आंखें इस वक्त बंद थी। रुद्र के रूम में एंटर होते ही वहां खड़े बॉडीगार्ड तुरंत अलर्ट मोड में आ जाते हैं। रुद्र एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है तो पाखी और विक्की पर अचानक ही ठंडा पानी आकर गिरता है। पाखी चिल्लाते हुए बोलती है, आहा। विक्की भी चिहुंक कर अपनी आंखें खोल लेता है। रुद्र स्टाइल से सामने रखी किंग साइज चेयर पर बैठते हुए बोला, विक्की सहाय और पाखी, वेल बहुत हो गई पनिशमेंट, नाउ आई वांट टू हियर द ट्रूथ। पाखी ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, को कौन सा ट्रूथ? मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मुझे छोड़ दो। रुद्र ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, आई नो तुम कुछ नहीं जानती, बट तुम्हारा पार्टनर बहुत कुछ जानता है। इतना बोलकर रुद्र ने अपनी गहरी नजर विक्की पर डाली तो विक्की ने डरते हुए कहा, मैं भी कुछ नहीं जानता, मुझे बस ऑर्डर मिले थे कैसे भी करके तुम्हारी और सुहानी की शादी को तुड़वाने के। मुझे नहीं पता वो शख्स कौन है जो ये चाहता है, बस मुझे लालच दिया गया था कि तुम्हारी शादी तुड़वा दूंगा तो सुहानी परमार की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता था, बस इसलिए मैंने पाखी की हेल्प ली, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था पाखी सुहानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। विक्की अभी बोल ही रहा था कि अचानक डर से उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि रुद्र के हाथ में इस वक्त गन थी जिसे वो बहुत अजीब तरीके से अपने हाथ में रोल कर रहा था। विक्की ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, प्लीज अब मुझे कुछ मत करना, मैंने सारा सच तुम्हें बता दिया। तो रुद्र ने कहा, इसलिए तो अब तुम्हारा क्या काम? पर तुमने सच की एक ही साइड बताई है। तुमने वो सब बता दिया जो तुम्हें करने को कहा गया, लेकिन वो नहीं बताया जो तुम सोना के साथ करना चाहते थे। इन सिंपल वर्ड्स, योर प्लान। विक्की ने कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता था। रुद्र ने घुराती आवाज में कहा, तुम शादी करना चाहते थे मेरी सोना से,
ब्लडी बैस्टर्ड। इतना बोलते हुए रुद्र ने फायर कर दिया। बुलेट विक्की के लेफ्ट हैंड पर जाकर लगी और वहां विक्की की एक दर्द भरी चीख निकल गई। फिर रुद्र ने अपनी तीखी नजरों का रुख पाखी की तरफ किया तो वो भी किसी तोते की तरह बोलने लगी। रुद्र, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती थी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुहानी को कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। प्लीज तुम। एक और गन शॉट हुआ जो सीधा पाखी के सिर के बीचों बीच लगा और पाखी की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। पाखी की दर्दनाक मौत देखकर विक्की के पसीने छूट रहे थे। उसे ऑलरेडी एक गोली लगी थी और अब उसके हाथ पैर डर की वजह से कांप रहे थे। वहीं रुद्र की आंखें इस वक्त अंगारे की तरह ढक रही थी। उसे सोना की वो कंडीशन याद आ रही थी जब रुद्र ने उसे टॉर्चर किया था। उसकी इनोसेंस को उसकी चालाकी समझा था और रूड बिहेव किया था। रुद्र की आंखों में गिल्ट, गुस्सा, पानी, सारे इमोशन एक साथ उतर आए थे। रुद्र ने एक बार आंखें बंद करके सोना का प्यारा सा हंसता हुआ चेहरा याद किया और रुद्र के होठों पर भी एक स्माइल आ गई। लेकिन अगले ही पल रुद्र ने गुस्से से अपनी आंखें खोली और लगातार गन शॉट करने लगा जब तक कि उसकी गन की बुलेट्स खत्म नहीं हो गई। वहीं विक्की की चिल्लाहट चारों तरफ गूंजने लगी और थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। दूसरी तरफ सोना आंखों में पानी ले महर के पास बैठी थी। महर का ट्रीटमेंट हो चुका था और वो इस वक्त बेड पर लेटी थी, तक्षक इमोशनलेस फेस के साथ रूम के बाहर हाथ बांधे खड़ा था। महर ने धीरे से अपना हाथ उठाया और सोना के आंखों के किनारे पहुंचते हुए बोली, सोना, आई एम फाइन। तो सोना ने सिसकते हुए कहा, सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें कितनी बुरी तरह मारा है ना। स्वीटू के बॉडीगार्ड ने छोड़ूंगी मैं उसे। महर ने हंसते हुए कहा, इट्स ऑफ सोना, चुप हो जाओ। सुहानी का घर, रणविजय, रिमी अब भी उसी रूम में थे। वहीं रिमी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था तो रणविजय इरिटेशन से अपने बालों में हाथ फेरता है और गहरी सांस छोड़कर बोलता है, रोना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। अचानक ही रिमी घुटनों के बल बैठते हुए हाथ जोड़कर रणविजय से बोली, बस मेरे भाई को बचा लो। मैं ये घर, ये शहर ही क्या, ये कंट्री छोड़कर चली जाऊंगी। प्लीज तुम उसे कुछ मत करना, वो बच्चा है अभी और उसकी कोई गलती भी नहीं है। रणविजय से रिमी का रोना देखा नहीं जा रहा था। उसके दिल में एक टीस उठ रही थी। वो जल्दी से रिमी के पास घुटनों के बल बैठते हुए उसके आंसू अपने हाथ से पोंछते हुए बोलता है, प्लीज तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बस सच जानना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस, अगर तुम गलत नहीं हो देन आई हेल्प यू। डोंट क्राई। रिमी कंफ्यूजन में अपनी पलकें उठाकर रणविजय की आंखों में देखती है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग, सोना और रुद्र का रूम। सोना के चेहरे पर गैलरी से आती हुई सूरज की रोशनी गिर रही थी, जिससे उसका प्यारा सा चेहरा और ज्यादा खिला हुआ था। सोना धूप पड़ने से कसमसाते हुए अपना चेहरा इधर उधर हिलाती है। थोड़ी देर बाद ही वो आंखें मलते हुए फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नींद अब टूट चुकी थी। सोना आंखें खोलकर अपने बगल में देखती है जहां रुद्र उसकी कमर को पकड़े सो रहा था। उसका चेहरा सोना की तरफ ना होकर दूसरी तरफ था और वो पेट के बल सो रहा था। एक हाथ से ही सोना की कमर को जकड़ कर रखा था। सोना उससे अपनी कमर छुड़ाने की कोशिश करती है पर सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। तो अब को खुद को शांत करते हुए एक लंबी सांस लेकर बोलती है, स्वीटू। तो रुद्र अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाता है और अधूरी नींद भरी आंखों से देखकर बोलता है, हम। तो सोना भी अपना फेस रुद्र के फेस के सामने करते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग। तो रुद्र के माथे में बल पड़ जाते हैं और वो थोड़ा रुड होते हुए बोलता है, गुड नाइट। और सोना को और भी खुद के करीब करता है। ये सुनकर सोना आंखें बड़ी करते हुए बोलती है, मुझे मम्मी और पापा से मिलना है प्लीज। तो रुद्र बोलता है, कुछ देर और सो जाने दो। सोना रोनी सूरत बनाकर सीलिंग की तरफ देखते हुए बोलती है, स्वीटू आप अपनी सोना की बिल्कुल केयर नहीं करते।
मैं कितने दिनों से अपने मम्मी पापा से नहीं मिली। कितने दिनों से निया और मम्मी जी ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, डैड ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। अब जब आपको बिलीव हो गया है मैं ही सोना हूँ तो आप सबको क्यों नहीं बता रहे हो? सब अब भी बहुत रूड बिहेव करते हैं मेरे साथ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। इतना बोलने के साथ ही सोना की आंखों से आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। रुद्र सोना को रोते देख उसके चेहरे को अपनी साइड करता है और उसकी पानी से झिलमिलाती आंखों में देखता है। सोना रुद्र के ऐसे देखने से जल्दी से उसे हग करते हुए बोलती है, सब पहले जैसा नहीं हो सकता क्या? रुद्र सोना की पीठ सहलाते हुए बोलता है, हो जाएगा लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे होगा। और तुम चाहती हो अंकल आंटी को तुम्हारी सर्जरी के पता चलेगा तो उन्हें कैसा फील होगा? उन्हें हर वक्त ये चिंता लगी रहेगी आखिर उनकी बेटी को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। आंटी ऑलरेडी बीमार रहती हैं। हमें पहले उसे ढूंढना है जिसने ये सब किया है, उसके बाद ही हम अंकल आंटी से सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सोना बस रुद्र के गले लगकर सिसक रही थी। रुद्र ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बोलो कुछ। अच्छा चलो आज हम अंकल आंटी से मिलेंगे लेकिन उन्हें अब तक जो भी हुआ उसके बारे में नहीं बताएंगे। ओके। तो सोना ने रुद्र की तरफ आंखें उठाकर देखा और फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। रुद्र ने सोना के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, गुड गर्ल, चलो आप फ्रेश हो जाओ। सोना ने हम में पलकें झपकाई और फिर अपनी आंखें इधर उधर घुमाकर कुछ सोचने लगी तो रुद्र ने कंफ्यूज होते हुए कहा, कुछ चाहिए सोना? तो सोना ने रुद्र की तरफ देखा और फिर जल्दी से उसके होठों पर बेबी किस करके बेड से उठ गई। रुद्र एकदम सतर्कता के अपनी क्यूट वाइफ की हरकतों को समझने की कोशिश करने लगा। सोना तेजी से बाथरूम में चली गई। रुद्र बस उसे देखता ही रह गया और फिर ना मैं गर्दन हिलाकर बोला, सच अ सिली गर्ल। थोड़ी देर बाद सब हॉल में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं निया सिर्फ प्लेट में चम्मच घुमा रही थी और कुछ सोच रही थी। सभी घर वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कर्मवीर जी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, निया अपना इतना तेज नाम सुनकर सकपका गई और उसके हाथ से चम्मच गिर गई। फिर वो मासूम नजरों से सबको देखने लगी, फिर धीरे से बोली, सॉरी। उसने इतना ही बोला था कि सबको खिलखिलाने की आवाज आती है और सब उस तरफ देखते हैं। हाँ जी, ये और कोई नहीं सोना थी जिससे निया की कंडीशन देखकर हंसी कंट्रोल नहीं हुई। रुद्र आंखें छोटी करके अपनी क्यूट वाइफ को देखने लगता है। हंसते हुए उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई थी, वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। रुद्र बस सुकून से उसे निहारे जा रहा था और बाकी सब उसे घूर रहे थे। जब सोना को सन्नाटा महसूस हुआ था तो उसने अपनी हंसी कंट्रोल की, फिर एक बार सबको देखा और फिर से दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी, एक्चुअली आई कांट कंट्रोल माई लाफ, रियली सॉरी। फिर संध्या जी की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी। संध्या जी को सोना का मम्मी जी कहना शुरू में चुभता था क्योंकि ये सुहानी के मुंह से उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अब सोना के मुंह से भी ये सुनने की आदत हो गई थी। या यूं कहे हमारी सोना थी ही ऐसी, कोई ज्यादा नाराज रह नहीं सकता। सब ना में गर्दन हिलाते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद रुद्र और सोना एक साथ परमार हाउस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में तक्षक महर को ब्रेकफास्ट करवा रहा था क्योंकि महर के हाथ में जगह जगह चोट लगी थी। महर के लिप्स बार बार तक्षक की उंगलियों को छू रहे थे, इसलिए तक्षक को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जिससे वो बिल्कुल झुंझलाते हुए बोलता है, तुम मेरी उंगलियों को अपने होठों से छूना बंद करो वरना। महर के माथे पर बल पड़ चुके थे। उसने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, ओके, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। ये सुनकर तक्षक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था, बस रुद्र के दिए ऑर्डर को अनफॉलो नहीं कर सकता था। और रुद्र ने उसे कहा था महर को जल्द से जल्द ठीक करना है, टाइम पर खाना और टाइम और मेडिसिन।
तक्षक खाने की प्लेट फिर से बेड पर रखते हुए एक कोर बनाकर महर की तरफ बढ़ा देता है। हॉस्पिटल में तक्षक महर को ब्रेकफास्ट करवा रहा था, क्योंकि महर के हाथ में जगह जगह चोट लगी थी। महर के लिप्स बार बार तक्षक की उंगलियों को छू रहे थे, इसलिए तक्षक को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जिससे वो बिल्कुल झुंझलाते हुए बोलता है, तुम मेरी उंगलियों को अपने होठों से छूना बंद करो वरना। महर के माथे पर बल पड़ चुके थे, उसने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, ओके, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। ये सुनकर तक्षक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था, बस रुद्र के दिए ऑर्डर को अनफॉलो नहीं कर सकता था। और रुद्र ने उसे कहा था महर को जल्द से जल्द ठीक करना है, टाइम पर खाना और टाइम और मेडिसिन। तक्षक खाने की प्लेट फिर से बेड पर रखते हुए एक कोर बनाकर महर की तरफ बढ़ा देता है। महर अपना मुंह फेरते हुए बोलती है, नहीं खाना मुझे। तक्षक जबड़ा कसते हुए बोलता है, मिस महर, मुझे तुम्हें हर्ट करने पर मजबूर मत करो। तो महर ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, पर मैं खाऊंगी तो मेरे लिप्स फिर से तुम्हारी फिंगर को टच करेंगे, इसलिए तुम रहने दो। तक्षक इरिटेट होते हुए बोला, ओके फाइन, मत खाओ। तक्षक ने टेबल पर प्लेट रखी और फिर मेडिसिन और पानी लेकर आया और मेडिसिन निकालकर महर के हाथों में रख दी। महर ने गंदा सा मुंह बनाते हुए पहले मेडिसिन खाए और फिर जल्दी से पानी पी लिया। तक्षक ने ऑर्डर देते हुए कहा, अब चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ, क्योंकि मुझे काम है और मैं जब तक ना आऊं उठना मत यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलते हुए तक्षक जल्दी से उस रूम से निकल जाता है और महर अजीबोगरीब मुंह बिगाड़ते हुए पीछे से बोलती है, गुंडा मवाली कहीं का। वहीं दूसरी तरफ सोना और रुद्र परमार हाउस पहुंचते हैं। रिमी दरवाजा खोलती है और अपने सामने रुद्र और सोना को देखकर हैरान हो जाती है और साथ ही थोड़ा डर भी जाती है। वही सोना अंदर जाने के लिए एक्साइटेड थी, वो बस रिमी के हटने का वेट कर रही थी और झांक झांक कर अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अजीत जी और जया जी हॉल में ही बैठे थे। जया जी के बीमार होने के बाद से अजीत जी घर से ऑलमोस्ट ऑफिस का सारा वक्त कर लेते थे या हफ्ते में एक बार ऑफिस जाते थे। अजीत जी ने रिमी को देखते हुए कहा, कौन है प्रिंसेस? तो रिमी दरवाजे से हट जाती है। रुद्र को देखकर अजीत जी कंफ्यूज होकर बोलते हैं, अरे रुद्र बेटा तुम यहाँ। रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, वो आंटी बीमार थी और मैं बहुत दिनों से आप लोगों से मिला भी नहीं था, तो सोचा मिल भी लेंगे और आंटी का हाल चाल भी पूछ लेंगे। सोना की आंखें हल्की नम थी, वो अपने मम्मी पापा को कसकर गले लगाना चाहती थी और फूट फूट कर रोना भी चाहती थी, लेकिन अब वो इतनी मजबूर थी कि वो उन्हें मम्मी और पापा भी कहकर नहीं बुला सकती थी। जया जी ने भी पोलाइटली कहा, अरे बेटा तुम दोनों खड़े क्यों हो, आ जाओ यहाँ बैठो। जया जी ने सामने रखे सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। रुद्र हाँ में सर हिलाते हुए सोफे पर आकर बैठ जाता है और पीछे पीछे सोना भी। रुद्र ने कहा, अब कैसी है आपकी तबीयत आंटी? जया जी ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, बस ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है मेरा, बट हो जाएगा। लाडो तुम भी बैठ जाओ। रिमी जो रुद्र को और सोना को देखकर हक्की बक्की खड़ी रह गई थी, वो जया जी की आवाज सुनकर होश में आते हुए जल्दी से उनके पास बैठ जाती है। वही सोना को किसी और के लिए लाडो सुनकर रोना आ रहा था और उसकी आंखें नम हो चुकी थी। रुद्र ने सोना को देखा जो कब से एकटक अपने मम्मी पापा को देखे जा रही थी और धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। रुद्र की छुअन महसूस करके सोना एक बार रुद्र को देखकर स्माइल करती है और फिर अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, आंटी मैं आपके घर आई तो आपको बुरा तो नहीं लगाना? तो जया जी ने कहा, भला हमें क्यों बुरा लगेगा? तो सोना ने कहा, नहीं वो रुद्र के घर में भी कोई खास पसंद नहीं करता मुझे, तो शायद आप ही हमारी शादी। जया जी ने बात काटते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, वैसे भी लाडो ये शादी नहीं करना चाहती थी और जोड़ियां तो वैसे भी भगवान के हिसाब से बनती है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये सुनकर सोना ने स्माइल करते हुए एक नजर जया जी के चेहरे को देखा
फिर बोली, क्या मैं किचन में जा सकती हूँ? तो जया जी ने रिमी को देखते हुए कहा, जाओ लाडो, ले जाओ इसे किचन में। रिमी ने हमें सर हिलाया और सोना और रिमी किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में जाकर सोना ने एक गिलास जूस का बनाया, जो अक्सर वो तभी बनाती थी जब जया जी बीमार हो जाती थी। सोना जूस का गिलास लेकर बाहर आई और जया जी को जूस देते हुए बोली, आंटी आप ये पी लीजिए, आपको बेहतर फील होगा। उस जूस को देखकर जया जी आंखों में हैरानी ले सोना को देखने लगी। क्या हुआ आंटी, मेरे हाथ का बना जूस नहीं पिएंगी? जया जी ने होश में आते हुए सोना के हाथ से वो ग्लास लिया और बोली, जरूर पीऊंगी बेटा। रुद्र ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। सोना ने एक नजर सबको देखा तो जया जी ने कहा, बेटा जब भी मन करे तुम यहाँ आ सकती हो। ये सुनकर सोना का चेहरा खिल उठा। उसने उठकर जया जी को हग किया। फिर अजित जी के पैर छुए। अजित जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रख कर कहा, हमेशा खुश रहो। रुद्र और सोना घर से बाहर आते हैं। वही रिमी बस एक टक सोना को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में नमी थी। उसकी वजह से कोई बेघर हो गया, किसी से उसका परिवार छीन गया। वही रुद्र और सोना इस वक्त कार में थे। रुद्र ड्राइवर सीट पर था और सोना उसके बगल में बैठी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और हो भी क्यों ना, आखिर वो अपने घर जो जाकर आई थी। कुछ देर बाद सोना अचानक ही रुद्र को ड्राइविंग सीट से अपनी तरफ खींचती है और एक बुलेट सीधा सीट पर जाकर लगती है। ये देख रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो सोना को अपनी बाहों में छिपाते हुए नीचे चार कर लेता है। कुछ देर की खामोशी के बाद रुद्र ऊपर उठकर इधर उधर नजरें दौड़ाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। रुद्र तुरंत तक्षक को कॉल करता है और इस बारे में इन्फॉर्म करते हुए कहता है, कम फास्ट। इतना बोलकर रुद्र जल्दी से सीट के पीछे से एक गन निकालता है और उसे लोड करते हुए अपनी चीर सी निगाहें हर तरफ फेरता है। लेकिन अगले ही पल एक बुलेट आकर सीधा सोना के कंधे पर लगती है और वो अगले ही पल एक चीख के साथ रुद्र की बाहों में निढाल होकर गिर जाती है। रुद्र गन छोड़ते हुए जल्दी से सोना को संभाल लेता है और उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है। रुद्र कार यूटर्न घुमाते हुए फुल स्पीड से दौड़ा देता है। सोना इस वक्त आधी रुद्र के लेप पर और आधी दूसरी सीट पर थी। रुद्र की नजर ड्राइव करते हुए बार बार सोना के चेहरे पर जा रही थी। सोना, सोना, प्लीज ओपन योर आईज। तुम्हारा स्वीटू तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। प्लीज ओपन योर आईज। लेकिन इस वक्त सोना रुद्र की बातें सुनने के लिए होश में नहीं थी। होती तो शायद देखती उसका स्वीटू उसके लिए किस कदर तड़प रहा है। रुद्र की आंखें गुस्से की वजह से लाल और सोना के दर्द की वजह से नम हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों को देखकर जैसे समुद्र में लाल ज्वाला जल रही हो, जो पता नहीं किस किस को जलाने वाली थी। कुछ ही देर में रुद्र हॉस्पिटल में था और सोना का ट्रीटमेंट चालू हो चुका था। रुद्र वही उसके सिरहाने बैठा था। सोना धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी नजर जैसे ही रुद्र के दर्द भरे चेहरे पर जाती है, उसके दिल में भी अजीब सी दर्द की लहर दौड़ जाती है। सोना को समझ आ रहा था रुद्र उसकी वजह से रो रहा था। वहीं रुद्र ने जब सोना को अपनी तरफ देखता पाया तो आईब्रो उठाकर उसकी तरफ आंखों से ही इशारा किया, क्योंकि वो सोना को हंसाना चाहता था। वही सोना भी समझ रही थी रुद्र उसे स्माइल करवाना चाहता है, बट एक्चुअल में उसे भी थोड़ा स्माइल करने की जरूरत है। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने, मेरे सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। रुद्र सोना की लिरिक्स सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वही रुद्र को स्माइल करता देख सोना के चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ चुकी थी। वही जब तक्षक रुद्र की बताई जगह पर पहुंचता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त वो जगह किसी जंग का मैदान बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था किन्हीं दो बड़े गैंग्स के बीच कोई फाइट हो रही हो। तक्षक ने तुरंत रुद्र को कॉल करके कहा, बॉस यहाँ पहले से बहुत फाइट हो रही है, अब आप पर किसने हमला किया कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर रुद्र के फेस पर भी हैरानी आ गई। सोना ने रुद्र को चिंता में देखकर पूछा,
एवरीथिंग इज ऑक। तो रुद्र ने अपना फेस नॉर्मल करते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस अब हम घर चलेंगे, मैं बस सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। ये सुनकर सोना ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रुद्र और सोना घर पहुंच चुके थे। सोना को जख्मी देखकर संध्या जी चिंता करते हुए बोलती है, रुद्र ये सब क्या है? कुछ नहीं है मॉम, बस हल्की सी चोट है। रुद्र घर वालों को हादसे के बारे में पता कर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोलना ज्यादा सही समझा। सोना ने रुद्र को देखकर मन में बड़बड़ाते हुए कहा, हल्की सी चोट, गोली लगी है गोली। ये तो अच्छा था कंधा छू के चली गई, वरना आज तो स्वर्गलोक जाना पक्का था। भगवान बार बार मौका थोड़े देते हैं, एक बार दे दिया वही बहुत बड़ी बात है। रुद्र ने सोना को बेड पर लेटाते हुए कहा, बस करो सोना, तुम खुद से कितनी बातें करती हो। अब मैं मन में भी नहीं बोल सकती हो, लेकिन फिलहाल थोड़ा रेस्ट दो, बॉडी और दिमाग दोनों को ओके। इतना बोलते हुए रुद्र सोना के फोरहेड पर किस करता है और वहां से लंबे कदम भरते हुए चला जाता है और सोना बस उसे देखती रह जाती है। रुद्र बाहर आकर निया से बोलता है, उसे सूप पिला देना या कुछ हल्का खिला देना, मुझे बाहर थोड़ा काम है। इतना बोलकर रुद्र घर से चला जाता है और निया भी जल्दी से सोना के लिए सूप बनाती है और उसके रूम में ले जाती है। निया को रूम में देखकर सोना स्माइल के साथ बोलती है, अरे निया। अचानक ही सोना के मुंह से कराह निकल जाती है, क्योंकि बुलेट कंधे पर हिट हुई थी तो उठने में दिक्कत हो रही थी। निया जल्दी से उसके पास जाते हुए बोलती है, रुकिए भाभी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इतना बोलकर निया सोना को आराम से बैठने में मदद करती है। सोना सूप पी लेती है तो निया बोलती है, भाई को ना आपकी सेवा करनी चाहिए थी, आखिर बीवी की सेवा करने से बहुत बड़ा वाला पुण्य जो मिलता है, लेकिन पता नहीं कहाँ बिजी है। तो सोना ने कहा, तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो, पर क्या कर सकते हैं, सब हम दोनों की तरह इंटेलिजेंट नहीं है, ना पता ही नहीं है कब क्या करना होता है। सोना के इतना बोलते ही दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगती हैं और एक दूसरे को हाई फाइव देती हैं। वही सोना थोड़ी देर बाद मन ही मन रुद्र को कोसते हुए बोलती है, पता नहीं कहाँ बिजी है जनाब, बीवी को इस हालत में छोड़ कर आने दो, बात नहीं करूंगी। सोना जब बोर होने लगती है तो अपने फोन को हाथ में लेकर सोशल साइट स्क्रॉल करने लगती है, लेकिन अचानक ही उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। सोना जब उसे ओपन करती है तो एक वीडियो ओपन होता है। वीडियो को देखकर सोना के हाथ कांपने लग जाते हैं। सोना डर से बड़बड़ा कर बोलती है, ये कैसे हो सकता है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती, कभी नहीं।